लोक वार्ता की जो बात कर रहा हूं, तो ये तो बात ठीक है कि हम लोक कथा के संदेश को, लोक कथा के प्रतिपाद्य को जानने के लिए, लोक कथा की संरचना को जानने के लिए उसके अभिप्राय, उसके मोटिव का अध्ययन करते हैं, और यह बड़ा जरूरी है। अच्छा, लेकिन लोक वार्ता का अध्ययन करने का प्रयोजन केवल एक ही तो नहीं हो सकता। मैंने आपके लिए दूसरे तीसरे दिन मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी थी, ये बात मैंने प्रस्तुत करी थी कि लोक वार्ता के अध्ययन की कितनी दृष्टियां हो सकती हैं। समाजशास्त्र भी हो सकती हैं, दार्शनिक भी हो सकती हैं। तो समग्र जो लोक वार्ता है, मानव शास्त्री भी हो सकती हैं, संगीत भी हो सकता है, और चीजें भी हो सकती हैं। तो जब हम, जिस दृष्टि से हम लोक वार्ता का अध्ययन करें, जिस दृष्टि से हम लोक कथा का अध्ययन करेंगे, जिस दृष्टि से हम लोकोक्ति का अध्ययन करेंगे, उसी के आधार पर हमको अपनी मेथोडोलॉजी का विकास करना होगा, है ना। तो यदि केवल एक ही मार्ग से हम चलते रहे, तो इतना बड़ा जो विस्तार है जीवन का, उस जीवन के विस्तार को हम कैसे समेट पाएंगे। लोक वार्ता का विषय जितना विस्तृत है, और उसके प्रयोजन जितने विस्तृत होंगे, उतने ही विस्तृत उसकी मेथोडोलॉजीज भी होंगी। मेरा कहने का आशय यही था। कोई एकमात्र मेथोडोलॉजी जो है, वो ऐसा नहीं है कि वो सारे लोक वार्ता के अध्ययन की केवल एक ही विधि है, एक ही प्रविधि है। नहीं, ये प्रविधि, जब आप समाजशास्त्र के आधार पर बातचीत करेंगे, तो आपको समाजशास्त्र से जुड़ी हुई एक प्रविधि का विकास करना होगा। जब आप मनोविज्ञान की दृष्टि से लोक वार्ता का अध्ययन करेंगे, तो वो मेथोडोलॉजी दूसरी होगी। केवल एक ही मेथोडोलॉजी से आपका काम नहीं चलेगा। अब इसीलिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक जो प्रिंसिपल ऑफ टोटेलिटी, माने संपूर्णता के सिद्धांत को लेकर के उन्होंने लोक वार्ता का अध्ययन कराया। डॉक्टर कपिला बादशाही जी, उन्होंने इस मेथोडोलॉजी को जो है प्रतिपादन किया था कि अविच्छिन्नता और निरंतरता का ध्यान रखते हुए हमें लोक वार्ता का अध्ययन करना है। जीवन की समग्रता, निरंतरता और अविच्छिन्नता। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, मैं अब शुरू करूं क्या? शुरू करूं क्या मैं? जी सर, आप शुरू करिए आज का। अच्छा अच्छा, ठीक। मित्रों, आज के लोक वार्ता सत्र में आपका पूर्ण स्वागत है और स्नेहपूर्ण अभिनंदन, क्योंकि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधुनातन और लोकतंत्र की दिशा में हम आगे चल रहे हैं। ज्ञान का वो विस्तृत क्षेत्र जो लिखित अक्षर से बाहर है, वाचिक परंपरा है। तो ये बड़ी प्रसन्नता, आनंद का विषय है कि आप कितने लोगों में लोक वार्ता के प्रति रुचि है, और रुचि नहीं है माने उधर आपकी गति भी है। तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं, फेसबुक पर भी कुछ प्रश्न आए हैं, और मैं उनको भी वहां जवाब दूंगा उनका, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए, अब मैं आज की बात कर रहा हूं, आज से बात को उठाऊंगा। वैसे आज आपसे जो मैं परामर्श करूंगा, जो विमर्श करूंगा, उसका विषय है लोकोक्ति। आज लोकोक्ति के विधा को लेकर के लोक वार्ता में जो मैंने आपको बताया था ना कि किस प्रकार से लोक भाषा, लोक साहित्य, लोक कला और लोक शास्त्र, जो चार विधाएं हैं, उनकी अलग अलग विधाएं हैं। तो लोक साहित्य के अंतर्गत ये एक विधा है, लोकोक्ति, कहना, कहावत। कल कहानी की बात करी थी, आज कहनावत की बात कर रहा हूं। वही कहना जो है, कहना धातु जो है, कह धातु यहां भी है, उसी से कहनावत बनती है। अच्छा, लेकिन एक बात चूंकि आज मेरे सामने आई है, और कई प्रश्न इस प्रकार से आए थे, इस प्रकार की बात मन में उठी थी, जिनमें कुछ ऐसा कहा गया था कि लोक वार्ता के प्रति जो अध्ययन की ये जो आग्रह हैं, वो कुछ भावुकता के आग्रह तो नहीं है। ऐसा भी एक प्रश्न जो है वो
पहले दिन आया था, डॉक्टर मोली जी ने उसको रेखांकित किया था। एक प्रश्न इसी प्रकार का मिथक के संबंध में आया था। तो चूंकि ये खबर सुनी है और अभी सुनी है थोड़ी देर पहले मीडिया पर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाकी बातों से वो किस विषय पर है, क्या है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, इसकी कोई चर्चा मुझे करनी नहीं। मैं केवल उस आधे वाक्य पर ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो भी आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसले में ये कहा कि सब सच सामने आवेगा तो दिवंगत आत्मा को शांति मिलेगी। अब देखिए, मैं यहां केवल इस आधे वाक्य पर ही आपका ध्यान केंद्रित करूंगा और उसी से मेरा सरोकार है, और बाकी फैसले की ये सारी जो बातें ना, क्या फैसला कौन कौन का किसका क्या प्रकरण है, उसी हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई। केवल इस बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अपने फैसले में कह रहे हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति मिलेगी। यदि सच सामने आवेगा तो दिवंगत आत्मा को शांति मिलेगी। अब यहां भी मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, केवल यहां दिवंगत आत्मा और उसको मिलने वाली शांति। देखिए, अब आप कहते हैं कि जो भौतिकवाद है या भौतिकता है और भौतिक पदार्थ है, भौतिक सत्य है, भौतिक सत्य की आप बात करते हैं, लेकिन जज महोदय कह रहे हैं दिवंगत। अब ये मिथक मिथक की बात करिएगा। गत गत माने गया हुआ, देवम माने स्वर्ग। अब स्वर्ग क्या कोई ऐसी जगह है जहां की टिकट मिलती हो और जहां से रेल से या हवाई जहाज से या रॉकेट से कहीं पहुंचा जा सके? कोई ऐसी कोई चीज हो, कोई ऐसा कोई ग्रह नक्षत्र आपकी नजर में या सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस के नजर में कोई हो? दिवंगत, दिवंग स्वर्ग में, दिव्य लोक में, गत गया हुआ, दिवंगत। अब ये दिव जो है ये मिथक है, ये स्वर्ग है, ये मिथक है। देखो, आज की बात है और हम मिथक को पढ़ रहे थे, तब प्रश्न ये आ रहा था कि क्या मिथक लोक जीवन का अंग है या नहीं है, या लोक वार्ता को पढ़ना है? तो मैंने उस पहले दिन भी ये कहा था कि नहीं है, मिथक लोक जीवन का अभिन्न अंग है और वो जीवित है और हमारे मन में है विराजमान। तो दिवंगत है ना। तो स्वर्ग, हम किसी वो चाहे कम्युनिस्ट हो चाहे कोई हो, वो कहता है स्वर्गीय, स्वर्गीय कहता है। स्वर्गीय तो स्वर्ग शब्द से बनता है और स्वर्ग मिथक है। आप कहते हैं मिथक असत्य होता है, मिथक मिथ्या होता है। मैं कहता हूं मिथ्या से बना नहीं है मिथक। मिथा से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मिथा पूरक शब्द से जो है वो मिथक की व्याख्या करी थी। उन्होंने कहा मिथा, मिथा माने पूरक, और मिथा से मिथक बनाया उन्होंने। हालांकि मिथ को उन्होंने अस्वीकार नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने मिथक शब्द की बहुत ज्यादा चर्चा करी तो बनारस के पंडितों ने कहा कि भाई आप तो जो है अंग्रेजी शब्द को ला रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने ये शब्द बनाया मिथक से, मिथक से बनेगा, मिथक से। मिथक माने पूरक। अब उन्होंने उसकी नई व्याख्या कर दी उसकी। तो सवाल ये है कि अच्छा, फिर दूसरा शब्द ले आए आत्मा। अब आत्मा, आप तो कहते हैं कि आत्मा होती नहीं है, आत्मा तो जो है वो शरीर के साथ जीवन पूरा हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जज महोदय कहते हैं आत्मा, और फिर कहते हैं शांति मिलेगी। परसों आपने प्रश्न किया था, तब मैंने आपसे ये कहा था कि वो जो शांतिवन है या राजघाट है या और जो ऐसे स्थान है जहाँ वहां आपकी जो ज्योति जल रही है, वो ज्योति, या सैनिक वो इंडिया गेट के पास है वो, है ना, तो वहां जो ज्योति जल रही है, भाई किस बात की ज्योति जल रही है? ऐसा ज्योति आपने क्यों चला रखा है? और यहाँ हिंदुस्तान में नहीं, वो लेनिनग्राद की बात मैंने सुनी थी उस जमाने में कि जब दंपति जो है, नव दंपति आशीर्वाद लेने के लिए, शुभकामना लेने के लिए लेनिन की समाधि पर जाते थे। देखिए, मनुष्य जो है वो मनुष्य है, और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया है, मैं बार बार निवेदन करूंगा कि उसका जो मानस है वो इतना व्यापक, इतना गहरा है कि उसमें आदिम मानस मौजूद है, विराजमान है उसमें आदिम मानस। वो स्मृतियां मिटाई नहीं जा सकती, उन स्मृतियों की हम व्याख्या कर सकते हैं। मैंने आपसे कल भी आपसे ये बात कही थी
कि मिथक जो है वो मनस्तत्व है। अच्छा, और बाकी जितनी भी बातचीत हम आपसे कर रहे हैं वो मनस्तत्व की तो बातें कर रहे हैं, वो मनस्तत्व ही है। वो कोई ऐसा स्थूल पदार्थ नहीं है जिसको हम हाथ से छू सकें या आंखों से हम देख सकें। वो देखने दिखाने वाली उसका परिणाम दिखता है, उसका परिणाम दिखता है। ये बात ठीक है कि ये जो अमृत का घड़ा और वो कुंभ था और वो कुंभ छलक करके उसका अमृत गिर पड़ा, ये मिथक है, ये मनस्तत्व है। लेकिन हमको वो दिखता है कि लाखों लाखों आदमी, करोड़ के बराबर आदमी वो प्रयाग में कुंभ के मेले में इकट्ठे हो जाते हैं, हरिद्वार में जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब उसका जो परिणाम है वो परिणाम हमको दिखता है, परिणाम नजर आता है। असल वो कारण जो मिथ है वो हमको नजर नहीं आता है। तो मैंने आपको जो बात बताई और इसका आपकी तरफ ध्यान आकर्षित किया कि आत्मा और आत्मा को शांति मिलना, उसको अशांति कब कब थी, आत्मा को अशांति होती है, फिर वो शांति मिल रही है। अब ये जो बात है ये कि पूरी पूरी मिथ की ये बात है, पूरी की पूरी आत्मा आत्मा की अवधारणा है, आत्मा की अवधारणा हो या शांति मिलने की अवधारणा हो या दिवंगत की अवधारणा हो। अब बात क्या है कि ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप ऐसा बिल्कुल न समझें कि ये हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में है, जरूर है, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें हिंदुस्तान की चीजें दिखाई दे रही हैं, है ना। अब हमने आपने कितना सर्वेक्षण किया है दूसरे देशों का, और तो नहीं किया है ना, लेकिन जिन लोगों ने किया है उनकी बातें आप जो है वो लिंक्डइन पर जो माइथोलॉजी ग्रुप है आप वहां आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, या दूसरे लोगों ने जो भी जो किताबें लिखी हैं उनका भी आप अध्ययन करते हैं तो वो जो सामान्य तत्व है, वो मनुष्य की जो सामान्यता है वो विश्वव्यापी है और विश्व मानव मूलतः ये भी मनुष्य है, भिन्नता है वो केवल परिवेश की है। अच्छा, तो अब इन बातों की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो वो इन बातों की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है हमारे मन में, ऐसी बात तो नहीं है कि एक तो पौधा होता है, वो पौधा जो है वो गमले में होता है ना, और एक दरखत होता है, वो पीपल होता है, बरगद होता है, आम होता है और दूसरे दूसरे। तो उनकी जो जड़ें हैं जमीन में जितनी गहरी होती हैं वो उतना ही बलशाली होता है, उतना ही समर्थ होता है, उतना ही जीवन तत्व प्राण तत्व उसमें होता है। तो आज संस्कृति के साथ अपसंस्कृति भी है, बाजार का पूरा हस्तक्षेप है, बाजार का पूरा हस्तक्षेप है, तो ये बताने की कोशिश करता है और हर 5 मिनट पर बताता है, आपके घर में, आपके आंगन में, आपके कमरे में आपको बतलाता है। वो जो विज्ञापन क्या है, वो विज्ञापन जो है एक तरीका मैसेज है, एक संदेश है, वो बार बार ये कहता है कि जीवन देह पर्यंत है और जो ये जो प्रोडक्ट हैं ये जीवन के प्रयोजन हैं, यही सुख है, यही आनंद है, और वो आनंद पैसे से जुड़ा हुआ है, आप हमको पैसे देंगे आपको हम आनंद देंगे, क्यों, वो जीवन का प्रयोजन है। तो ये जो बाजार का जो हस्तक्षेप है हमारी संस्कृति में, ये हस्तक्षेप पहली बार नहीं हुआ, ये हस्तक्षेप बार बार आक्रांता आते हैं, अपनी संस्कृति को बड़ा बनाते हैं, बड़ा मानते ही हैं वो तो, और वो आक्रांतों को छोटा समझते हैं। बलशाली जो बलशाली जो जन है, जो सबल जन है, वो निर्बल जन को इसी प्रकार से प्रभावित करता है और उसकी संस्कृति में इसी प्रकार से हस्तक्षेप करता है। तो उसको हम कैसे रोकेंगे? तो बोले कि भाई जड़ों की ओर हमको जाना होगा, अपनी जड़ों को देखना होगा। आपको जो है वो कहानी जरूर याद होगी, आपने सुना होगा कि वो विष्णु भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल में जो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से और किससे पैदा हुआ, मेरी उत्पत्ति किससे हुई, इस प्रकार से ये मैं आ गया। तो वो नीचे उतरे, तो वो कमल नाल के नीचे सहारे सारे सारे उतरते हुए तो उन्होंने अपने मूल तत्व का विचार किया, अपनी जड़ों को देखने का विचार किया कि हमारा मूल क्या है। तो देखिए, अपनी धरती से जुड़ा रहना, अपनी शक्ति के साथ, अपने प्राणों के साथ जुड़ा रहना है। और हम यदि उच्छिन्न हो गए या समष्टि से हम भिन्न हो गए, हम एकाकी हो गए, अपने को अलग समझने लगे, हम व्यष्टिगत हो गए, व्यष्टि बस हमको तो अपने से मतलब है और जिसका दुनिया जाए भाड़ में, हमको क्या लेना देना किसी से। अब ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा
व्यष्टि की विचारधारा है और ये जड़ से उखड़ने वाली विचारधारा है। ऐसा जो व्यष्टि है वो आंधी चलती है वो तिनका की तरह से उड़ जाता है। ऐसी संस्कृतियां भी उड़ जाती हैं, चली जाती हैं। तो इसलिए हमारा जो प्रयत्न है, लोक वार्ता का जो ध्यान है, वो इस बात पर भी है कि हम अपनी जड़ों की ओर ध्यान दें और अपनी जमीन से उतनी गहराई से जुड़े रहें, जैसे ये बरगद जुड़ा हुआ है, जैसे ये पीपल जुड़ा हुआ है, जैसे ये कुटज जुड़ा हुआ है, जैसे ये आम जामुन जुड़े जुड़े हुए हैं। इनको आंधी आती हैं, चली जाती हैं और वो तन करके वैसे ही खड़ा रहता है। तो इस प्रकार से आंधी तो आज भी चल रही है, तूफान आज भी चल रहे हैं, अनेक प्रकार की जो अपसंस्कृतियां हैं वो आक्रमण कर रही हैं हम पर। लेकिन यदि हम जड़ से जुड़े हुए हैं, यदि हम अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, तो देखिए आप बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और आप तो स्वयं बहुत ज्यादा जानते हैं और मुझसे बातचीत करते तो मुझे आनंद आता है। तो अब यहाँ मैं ये बात आपसे थोड़ी सी कहना चाहूंगा कि जो हमारी जो जड़ें हैं ना, अब वो लोक वार्ता में है और लोक वार्ता जो है वो अनिवार्य रूप से बोली में होती है। ये बात ध्यान रखें। आज मैं ये बात आपसे जो है वो जोर देकर के कहना चाहता हूं कि लोक वार्ता जो है वो अनिवार्य रूप से बोली से जुड़ी हुई होती है। क्योंकि लोक संस्कृति जो है वो कोई किताब में थोड़ी है। किताब तो आप जला देते हैं। देखिए किताबों को तो पहले भी जलाया गया है। किताबों को पहले वो बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जहाँ कि वो हमाम के लिए वो पूथी खाने जलाई गई, पुस्तकालय जलाई गई। तो पहले मैं ये शुरुआत जो बबोली की जो करना चाह रहा हूँ वो एक संस्मरण जो है जो मैंने सुना अपने गुरुजी पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी से। मैं आपको उससे समझ में थोड़ा सा आपकी में और ज्यादा बात आ जाएगी। जब महात्मा गांधी का आश्रम बनारसी दास जी ने छोड़ दिया और सीएफ एंड्रयूज को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि बनारसी दास ने अपने को बेरोजगार बना लिया है, तो सीएफ एंड्रयूज ने उनको शांति निकेतन में बुला लिया। अब शांति निकेतन में बुला लिया तो वे शांति निकेतन में हिंदी भवन का काम देखने लगे। अब हिंदी भवन का काम देखने लगे तो उनका जो वहां के आचार्य और कविकुल गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, उनसे भी संबंध जो बड़ा सहज स्नेह, वो तो बड़ा नैसर्गिक विश्वविद्यालय था, नैसर्गिक संबंध थे, प्यार भरे परिवार जैसे संबंध थे। तो वे से भी उसी प्रकार से बातचीत करते थे जैसे गुरु शिष्य से बात करता है या पिता पुत्र से बात करता है। तो महादेवी वर्मा के साथ एक डेपुटेशन हिंदी जगत का शांति निकेतन को देखने के लिए पहुंचा। महादेवी वर्मा जी भी थी और दूसरे पत्रकार भी थे। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव के दर्शन, गुरुदेव से बातचीत करनी है, कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि बनारसी दास जी हैं, आप उनसे संपर्क करिए, वो मिला ले जाए, वो आपको ले जाए। तो उन्होंने वो ढूंढा उनको और वो मिल गए। उन्होंने कहा ठीक है, चलिए ये गुरुदेव का मिलने का समय ये है, हम इस पर हम चलते हैं। गुरुदेव के पास वो चले गए। गुरुदेव के पास वो चले गए और हिंदी की और वो काफी बातें जो है महादेव जी ने भी और दूसरे लोगों ने भी करी। उसके बाद में जब हिंदी की बात चली और हिंदी की कविता की बात चली तो उन्होंने ये कह दिया कि हिंदी साहित्य को मैंने अधिक नहीं पढ़ा है। गुरुदेव के मुंह से ये एक वाक्य निकल गया था। तो बनारसी दास जी जो है वो उनके बहुत स्नेह लाडले थे। तो उन्होंने कहा गुरुदेव, यदि आप हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो मैं भी बंगाली नहीं पढ़ूंगा, मैं भी बंगला नहीं पढ़ूंगा। तो वो बापू से भी कह चुके थे कि चरखा में मेरी श्रद्धा नहीं। तो गुरुदेव ने तुरंत ही वहां उत्तर दिया, बोले देखिए मैं हिंदी को तो समझ लेता हूँ, हिंदी शब्द को तो मैं समझ लेता हूँ, लेकिन उस हिंदी शब्द से लिपटा हुआ जो परिवेश है, उस परिवेश को मैं नहीं समझ पाता कि किस परिवेश में इस शब्द का जन्म और इस शब्द का विकास। तो तुरंत ही बनारसी दास जी ने कहा, देखिए जो भी पत्रकार अंग्रेजी पत्रों से यहाँ आए हुए हैं वो इस बात को नोट करें। गुरुदेव ने क्या कहा है? गुरुदेव ने कहा है कि प्रत्येक शब्द के साथ एक परिवेश होता है
एक परिवेश में शब्द का जन्म होता है। और गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं हिंदी शब्द को समझ लेता हूं लेकिन परिवेश को नहीं समझ पाता। आप अंग्रेजी के लोगों से जाकर के ये बतला दीजिएगा कि अंग्रेजी का शब्द, उसका अर्थ आपने भले ही जान लिया है लेकिन क्या आप उसके परिवेश को जानते हैं? क्योंकि प्रत्येक शब्द के साथ उसका परिवेश जुड़ा हुआ। ये बात मैंने आपसे इसलिए कही कि लोकवार्ता का भी एक परिवेश है और मैंने आपसे यह निवेदन किया कि अनिवार्य रूप से लोकवार्ता बोली में ही होती है, बोली में ही होती है। क्यों कि आप किसी भी जनपद में जाइएगा, आप किसी भी बिरादरी में जाइएगा, आप किसी भी आदिवासी क्षेत्र में जाइएगा, किसी जनजाति क्षेत्र में आप जाइएगा, आप जड़ों से जुड़ने के लिए जा रहे हैं ना, अपने जमीन का अनुसंधान करने के लिए जा रहे हैं, अपने जीवन की भूमि को देखने के लिए जा रहे हैं, तो आपको बोली में जाना ही होगा। किसी न किसी एक, बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जिनमें देवेंद्र सत्यार्थी जी थे। देवेंद्र सत्यार्थी जी ने महात्मा गांधी के कहने से भारत भर के लोक गीतों को एकत्र किया था। भारतवर्ष में उन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण करके लोग, अब वो कई कई भाषाएं जानते थे, कई कई बोलियां वो जानते थे और कई कई बोलियों में उन्होंने अनुसंधान किया। अब ये क्षमता बहुत से लोगों में होती है जो केवल एक ही बोली नहीं जानते। हमारे सामने जो इस समय समस्या आ रही है ना लोक वार्ता के काम के सामने, कि चूंकि उसका एक बड़ा मंच नहीं है, इसलिए जो जनपद के जो मंच हैं वो अपने अपने में सिमटे हुए हैं। अर्थात ब्रजवाला सोचता है कि मुझे बुंदेलखंड और मुझे भोजपुरी के लोक साहित्य से क्या मतलब है, तो उसको समझता ही नहीं हो। भोजपुरी वाला सोचता है कि मुझे गढ़वाली के लोक मंच से क्या है, मुझे गढ़वाल की लोक वार्ता से वो तो मैं बोली समझता ही नहीं हूँ। अब इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो एक मंच के अभाव की वजह से है। और हम जनपदी जनपदी में लोकवार्ता का काम जनपदों में सिकुड़ गया है। अंतर जनपदीय अध्ययन हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं, और ऐसा भी नहीं है अंतर प्रदेशी। मैं स्वयं आज आज को लोकोक्ति और कहावतों का जो प्रश्न लेकर के आया हूं, तो मैं आपको ऐसे उदाहरण दूंगा और अखिल भारतीय उदाहरण दूंगा। अच्छा, ये बात, लेकिन जिस जिस गति से और जिस स्तर पर ये काम होने चाहिए, उस स्तर पर वो काम नहीं हो रहे हैं। अच्छा, और ये देखिए, ये मैंने आपको अंग्रेजी की बात सुना दी। हमें अंग्रेजी से तो हम लोक वार्ता का काम कैसे करेंगे, और हिंदी से भी बात हम कैसे करेंगे? हिंदी से हम अंतर जनपदी संवाद तो कर लेंगे, उससे हम अंतर प्रदेशी संवाद तो हिंदी से हम कर लेंगे, लेकिन वो जनपदी जन से जो रूट है, जहां हमें पहुंचना है, जिससे हमें लोक वार्ता का संग्रह करना है, वहां तक हम बिना बोली के नहीं समझ पाए। क्योंकि बोली लोक जीवन में उससे अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है, उसका अभिन्न संबंध। ये बात मानते हैं कि बोली जनपद की होती है, ये बात ठीक है, और एक बोली एक सांस्कृतिक समूह की होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक सांस्कृतिक समूह की बोली होती है और उसमें परिवर्तन होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है ना। और हमें एक जनपद से दूसरे जनपद को जाने के लिए हमें हिंदी का सहारा लेना होगा, क्योंकि वो हिंदी मानक है, और हिंदी मानक है तो जनपद उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वहां हमें हिंदी का व्यवहार करना होगा। हाँ, हम जब अंतरराष्ट्रीय अध्ययन हम करेंगे, वहां हमारे लिए अंग्रेजी की आवश्यकता होगी, वहां हमें दूसरे देशों की विदेशी भाषाओं की आवश्यकता नहीं होगी। और केवल एक ही नहीं, हमको रूसी भी जाननी होगी, चीनी भी जाननी, जापानी, दूसरे दूसरे देशों की, क्योंकि वहां हम पूरे मनुष्य को जब हम पढ़ रहे होंगे तो वो स्तर हमारा वो अंतरराष्ट्रीय होगा, और वहां हमें इन सारी भाषाओं की जरूरत हमारे लिए होगी। हम एनालिसिस कर रहे होंगे, विश्लेषण कर रहे होंगे, विश्लेषण के लिए अंग्रेजी बहुत बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जहां तक हमको संग्रह की बात है, हमें सर्वेक्षण की बात है, वहां तो हमारे लिए बोली में जाना ही होगा, क्योंकि बोली जो है वही समष्टि चित्त का प्रतिबिंब है। उस बोली में ही समष्टि चित्त का प्रतिबिंब है। अब यहां भी यह ध्यान रखने वाली बात है कि बोली का जितना संबंध भाषा से होगा, आपकी भाषा में उतने ही प्राण होंगे, उतनी ही वो समर्थ होगी। ठीक है, आप मानक भाषा में लिख रहे हैं, लेकिन बोली के प्रयोग कर रहे हैं। अब जैसे जैसे राहुल सांकृत्यायन हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये आपके आपके
दूसरे दूसरे इस समय मुझे वो है ना, अच्छा चलिए, तो इस प्रकार से वो जो है बोलियों के प्रयोग साथ साथ करते चलते हैं। उससे क्या होता है कि उससे जो अभिव्यक्ति की जो भंगिमा है वो वो बढ़ जाती है ना। हम हिंदी में लिखते हैं धोती धो रहा है, लेकिन नहीं, हम जनपदों में देखते हैं धोती पछीट रहा है, धोती फल फला रहा है। अब यहाँ ये दो शब्द अलग मिल गए, जो अलग भंगिमा है, धोती पछीटना और धोती फल फलाना। तो इसी प्रकार से हमको एक ही जो गुट्ठल भाषा के रूप में हम समझ के रूप में हम कह देते हैं ना, उसका एक एक छोटे से छोटा जो बिंब है वो हमको बोली में मिल जाएगा, क्योंकि बोली जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, प्रत्यक्ष रूप से और समस्त जीवन के प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने के कारण से। तो भाषा की जो शक्ति है वो भी बोली से आती है, और भाषा वैज्ञानिक बराबर इस बात को कहते हैं कि जो बोलियां हैं वो हिंदी की प्राण रस धाराएं हैं। बोलियां क्या है? हिंदी की प्राण रस धाराएं हैं। उनकी तरफ उपेक्षा या तिरस्कार का भाव उचित नहीं है। देखिए, मैं आपको यहाँ ये बात बताऊं कि राजेंद्र बाबू तो राष्ट्रपति बन गए थे, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बन गए थे, और जो भोजपुरी क्षेत्र से या बिहार के क्षेत्र से जो आदमी आता था, उससे राष्ट्रपति भवन में भी वे भोजपुरी में बातचीत करते थे, और उनको इस बात में जरा भी संकोच नहीं होता था कि मैं भोजपुरी में बात क्यों कर रहा हूं, मैं तो राष्ट्रपति हूं। अब वो तो इतनी बड़ी प्रतिष्ठा का व्यक्ति था, है ना। वो व्यक्ति क्या, वो तो महापुरुष थे, वो तो राष्ट्र पुरुष थे, और वो राष्ट्र पुरुष जो है वो भोजपुरी में बातचीत कर रहे हैं और उनको संकोच नहीं हो रहा है। आपके मन में कहीं संकोच तो नहीं होता? आप अपने परिवार में बोली का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? ये बोली का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर लोग से कैसे जुड़ेंगे? लोग जीवन को कैसे देखेंगे? लोग जीवन को देखने के लिए बोली अनिवार्य है। बोली के प्रति आपका वो भाव तिरस्कार का है, क्षुद्र है, ये ऐसा है, ये जो भाव है, ये भाव आपके मन में ये अभिजन का अभिमान है, अहंकार है, ये जो आपको रोकता है जमीन से जुड़ने के लिए, आपको रोकता है। तो आपके मन में बोली के प्रति वो सम्मान होना चाहिए। बोलियां परस्पर मिलती हैं। अब देखिए, अब आप देखिए, मैं आपको यहाँ उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं कि देखिए, ब्रज भाषा और खड़ी बोली। अब देखिए, खड़ी बोली जिसे कहते हैं ना बोली, अब वो तो हिंदी बन गई, और जो ब्रजभाषा किसी जमाने में जो ब्रजभाषा थी वो आज जनपदी बोली के रूप में, वो लोक भाषा कह सकते हैं आप उसके लिए। लेकिन वो जो भाषा का स्तर जो जो हम भक्ति आंदोलन में हम देखते हैं कि उसका जो प्रसार है वो भारत के अधिकांश जो है, अधिकांश भूमि पर जो है वो ब्रजभाषा का विस्तार, इसलिए वो भाषा थी। लेकिन और उस समय खड़ी बोली थी, उसको बोली कहा जाता था। तो देखिए, कोई भी जो भाषा जो आज भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है, वो किसी न किसी वक्त में, किसी न किसी जनपद में, किसी न किसी वक्त में बोली थी। अब वो बोली जब संपर्क करती है, अब ब्रजभाषा क्यों पहुंची सारे हिंदुस्तान में? वो इसलिए पहुंची कि वो भक्ति आंदोलन की भाषा बन गई थी, आंदोलन की भाषा थी। आंदोलन, आदमी का आदमी से ज्यादा मिलना, गहन संपर्क होना, और गति के साथ संपर्क होना, वो जो आंदोलन चल गया, उस आंदोलन की वजह से उसका जो सरोकार था, उसका जो प्रयोजन था, वो व्यापक था। वो प्रेम के प्रसार को लेकर के आदमी को आदमी से जोड़ने के लिए इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, इतना बड़ा शक्तिशाली, है ना। जब हम स्वतंत्रता के आंदोलन को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस आंदोलन की भाषा हिंदी थी। महात्मा गांधी भले ही गुजराती थे, लोकमान्य तिलक भले ही महाराष्ट्री थे, और लेकिन उन लोगों ने, सभी लोगों ने ये मान लिया कि ये जो आंदोलन है हमको जनता तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है, तो हिंदी को जो है हमको इसका माध्यम बनाना ही होगा, और उन्होंने बनाया उसके लिए। उसका परिणाम ये हुआ, जो खड़ी बोली एक कुरुक्षेत्र की कुरु जनपद की हेलो हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, जो कुरु जनपद की बोली, ये गूंज कैसे आ रही है? जो कुरु जनपद की भाषा थी, वो भाषा बनी क्यों? दूसरे दूसरे जो जो बोलियां थी, जो जनपदी
लोक भाषाएं थी, जैसे अवधी है या ब्रज है, अब उसके जो बोली तत्व थे, जो भाषा तत्व थे, उनको अपने में समाहित करती चली गई। तो उसने बिल्कुल नहीं कहा कि कोई मानक भाषा बनेगा या कोई जो जो भाषा का विकास करेगा, नहीं। देखिए, किनारे नदी को नहीं बनाते, नदी बहती है और किनारे बन जाते हैं। तो व्याकरण भाषा की रचना नहीं करता, भाषा बहती है, व्याकरण के नियमों को हम ढूंढते हैं। तो ये बोली की शक्ति होती है कि देखिए, जब बुद्ध को आवश्यकता पड़ी कि मैं अपने संदेश को जन जन तक पहुंचाऊं मैं, तो उन्होंने, वो चाहते तो संस्कृत बोल सकते थे, वो तो राजकुमार थे, अभिजन भाषा का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पाली को चुना और अपना संदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने लोक भाषा को आधार बनाया, बोली को आधार बनाया, पाली को आधार बनाया। अब आगे चल करके देखिए, हम महावीर वर्धमान को देखते हैं, महावीर वर्धमान ने प्राकृत को अपना आधार बनाया, वो भी चाहते थे। ठीक है, इसी प्रकार से कबीर ने कहा, संस के रथ है कूप जल भाखा बहता दिए, छोड़ दिया संस्कृत को, उन्होंने कहा ये तो कूप जल है, ये तो वर्ग की भाषा है, एक वर्ग की भाषा है, मुट्ठी भर लोग हैं जो इसमें बोलते हैं, और भाखा बहता नीर, और ये जो बोली है, जो लोक भाषा है, ये तो सरिता की तरह से, ये नदी की तरह से बह रहा है, बहता चला जा रहा है, तो बहता हुआ नीर है, क्योंकि जीवन के साथ चल रहा है, लोग जीवन में है। तो उन्होंने भी बोली को आधार बनाया, है ना। तुलसी ने भी अवधि में रचना की, क्योंकि उनको भी अपने राम को जन जन तक ले जाना था, तो उन्होंने भी बोली अवधि को, मिथिला में विद्यापति नाम के कितने बड़े कवि हुए, उन्होंने कहा देसिल बैना सब जन मिठा, और देसिल बैना को, वो मैथिली को उन्होंने अपने काव्य का आधार बना लिया। तो देखिए, ये जो बोली है, ये सबसे पहले तो आपका परिचय, हमारा मनुष्य का परिचय अपनी माँ की बोली से होती है। बहनें हैं, भाभी हैं, काकी हैं, ताई है, वो प्रगाढ़ जो आत्मीय भाव है, वो अकृत्रिमता है, वो सहज भाव है। तो वो जो सहज भाव है, वो सहज भाव बोली में है। तो जब हम लोकवार्ता का अध्ययन करते हैं, लोकवार्ता को जानने की कोशिश करते हैं, जमीन से जुड़ने की बात करते हैं, तो देखिए, हमको तो बोली में आना ही होगा। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि आज मुझे कहावत पर बातचीत करनी है, लोकोक्ति पर बातचीत करनी है, और मैंने आपसे ये निवेदन किया कि ये जो लोकोक्ति हैं, ये अनिवार्य रूप से बोली में ही है। अच्छा देखिए, एक दूसरी बात, अब यहाँ मैं इसकी जब लोकोक्ति की जब बात आपसे करूंगा, तो मैं आपसे ये भी बात कह दूं कि देखिए, ऐसा है कि लोक वार्ता को ही हम मनुष्य को अध्ययन करने के लिए हमने चुना है, क्यों चुना है भाई? तो उसका एक कारण यह है कि लोक वार्ता में कृत्रिमता नहीं है। वो जो पर्दा जो पड़ा रहता है ना, अभिजन मनुष्य के चेहरे पर जो चेहरा लगा हुआ होता है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें चेहरे, तो वो अभिव्यक्ति को इतना उलझा देते हैं कि सच क्या है कहीं खो जाता है। लोक वार्ता में सच अकृत्रिम है। तो ये तो बात ठीक है कि ये समुद्र का पानी है, लोक वार्ता समुद्र है ना, तो समुद्र का पानी खार ही होता है। अब ये उसमें तो होता ही है, सारा सारा कुछ लोक वार्ता में अच्छा ही अच्छा थोड़ा ही है। तो वो समुद्र, भले ही समुद्र में रत्न है, लेकिन उसका समुद्र का पानी तो खारा है, नमकीन है, उसे उसे बड़ा चखने में भी उसको मुश्किल आती है, बड़ी कठिनाई पैदा होती है। तो अब ये जो लोक वार्ता, ये जो लोकोक्ति की बात मैं कर रहा हूँ, ये अनगढ़ है ना। अच्छा, और एक दूसरी बात और भी है, चूंकि हम और आप इसलिए सभ्य हो गए हैं, इसलिए ये बात मुझे बड़ा जरूरी सा लगता है कि ये जो अश्लीलता जो अश्लीलता की एक जो अवधारणा है ना, अश्लील है ना, ओ अश्लील, तो वैसे तो अश्लीलता सुनने वाले या समझने वाले के या कहने वाले के मन में होती है, अश्लीलता वस्तु में तो होती नहीं, है ना। आप ये देखेंगे कि मैं आपको क्या उदाहरण दूं यहाँ जो है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संकेत मैं जरूर आपके लिए दूंगा कि विश्व की उत्पत्ति को लेकर के दर्शन शास्त्रियों ने जिन बिंबों का प्रयोग किया है, वे वे बिंब वे ही हैं जिनको हम अश्लील कहते हैं, और उनसे जो है वो उन्होंने उसकी व्याख्या की है। अब गीता का बात है,
जैसे श्री कृष्ण कह रहे हैं, तस्मिन गर्भम मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। अब इससे ज्यादा अब अश्लील क्या होगा? देखो कृष्ण की गीता में है, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। अभी तो बड़ा अश्लील है, ये अश्लील बिंब है। अब अभी गीता का असली चाहे अभी समझ में आया कि नहीं आया, उसके ज्यादा स्पष्ट नहीं करूंगा। लेकिन ये जो कहावतें हैं, ये जो लोकोक्तियां हैं, अब ये लोकोक्तियों को बड़ा कठिनाई पड़ेगी। वैसे मैं यहाँ उनको अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी वो जो अश्लीलता है, वो अश्लीलता यदि हमारे मन में है तो वो अश्लील है। और यदि हम ऐसे गहरे जीवन के तत्वों पर विचार कर रहे हैं, तो वो जो जो लोग हैं, वो जिन्होंने वो जीवन के तत्व को देखा है, जीवन के तत्व को जरूर उन्होंने जाना, लेकिन उनके पास जो परिवेश था उनका घर परिवार का ही तो था। वो जो पशु थे, वो जो पक्षी थे, वो सारा परिवार तो था। तो इसलिए उनकी जो कथन है वो अनगढ़ हो सकता है ना, उसमें अश्लीलता हो सकती है, ये ठीक बात है। लेकिन उसमें जीवन का तत्व है। और मैं यहाँ आपके सामने ये निवेदन करूंगा कि देखिए कि हम जो ये लोक वार्ता का जो अध्ययन कर रहे हैं, तो ये अध्ययन क्यों कर रहे हैं? हम ये अध्ययन इसलिए कर रहे हैं कि व्यष्टि और समष्टि की प्रक्रिया जो होती है, जिसमें विकास होता है, जो यहाँ तक आ गया ना। तो अब ये जो विकास, ये जो भाषा में भी होता है, संस्कृति में भी होता है, दर्शन में भी होता है, हमारे व्यवहार में भी होता है, राज्य संस्था का भी विकास होता है। तो इस समष्टि प्रक्रिया में कुछ तो नियम होते होंगे, जिन नियमों की वजह से, जिन नियमों से जो है इसका संचालन हो रहा है ना। तो अब कुदरत में भी नियम होते हैं, है ना, कि सूरज इस समय चलेगा, सूरज इस समय अस्त हो जाएगा। तो अब जो सब कुछ जो है, सारा विश्व जो है किसी न किसी नियति से बना हुआ है, किसी किसी नियमन से बना हुआ है। तो ये जो व्यष्टि और व्यष्टि के बीच जो संवाद हुआ, व्यष्टि और व्यष्टि के बीच जो प्रक्रिया हुई, प्रतिक्रिया हुई, क्रिया और क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, तो इसका कुछ तो नियम होगा, है ना। कुछ आपसे कुछ ऐसा शब्द कह दिया, आपको बुरा लग गया। तो बुरा लगा, क्यों बुरा लगा? अब ये कुछ तो नियम है कि आप ऐसा शब्द कहेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। अब ये नियम हुआ कि नहीं हुआ? तो अब ऐसे ही नियमों की खोज करना है हमें लोक वार्ता के द्वारा, कि हम ये जान सकें कि इस प्रकार से जो किसी भी जो सांस्कृतिक तत्व है, तो सांस्कृतिक मनस तत्व है, उस मनस तत्व का, या मिथक है, या कोई लोक देवता है, या भाषा में कोई शब्द है, तो ये जो परिवर्तन होता है, कोई विश्वास है, कोई जीवन मूल्य है, तो ये निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन के कुछ तो नियम है, निरंतर परिवर्तन। परिवर्तन कल भी होगा, कल भी हुआ था। ओ अविच्छिन्नता और निरंतरता परिवर्तन की बराबर बनी रहेगी। और दो परिवर्तनों से फिर तीसरा परिवर्तन आगे बढ़ेगा। तो इन परिवर्तनों को हम अध्ययन करेंगे, और इन जीवन मूल्यों की इस प्रक्रिया को हम देखेंगे, तो और हम जानना चाहेंगे कि भाई वे कौन से नियम हैं जिनसे ये समस्त प्रक्रिया चल रही है। और समस्त प्रक्रिया के नियमों को जानने के लिए हम उन नियमों की खोज के लिए इसका हम अध्ययन करेंगे, और लोकोक्ति का भी हम अध्ययन करेंगे। लोकोक्ति को भी हम इसलिए जो है वो अध्ययन का विषय बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो ये जो प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, अब देखिए हम समष्टि में, हम जहां भी हैं हम समष्टि में हैं। आप दफ्तर में बैठे हुए हैं, या कारखाने में हैं, या बाजार में हैं, या स्टेशन पर हैं। अब यहाँ भी यहाँ हम बैठे हुए हैं, सड़क पर हैं। हम कहाँ हैं? हम समष्टि के बीच हैं। समष्टि के साथ हमारा क्रिया प्रतिक्रिया संवाद चल रहा है, आदान प्रदान जो भी कुछ चल रहा है। तो अब ये अनुभवों के आधार पर हमारा आपका संवाद चल रहा है। तो हम कहीं भी हों, समस्त प्रक्रिया के बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। समस्त प्रक्रिया में ही हम रहे। कोई भी भौतिक चीज भी यदि कोई है, तो भी समष्टि की प्रक्रिया है। भोजन है, वस्त्र है, मकान है। बिना समष्टि की प्रक्रिया के तो वो बन ही नहीं सकता है। कैसे बन जाएगा मकान समष्टि की प्रक्रिया के बिना, है ना। तो इसी प्रकार से ये जो समष्टि जीवन की प्रक्रिया है, ये विश्वव्यापी है, ये केवल एक जगह तक नहीं है। अच्छा, तो अब जैसे हमारे जीवन में भाषा की जो भूमिका है, भाषा जो काम करती है, आप जरा सोचिएगा कि भाषा के अभाव में हमारे जीवन की क्या स्थिति होगी? जीवन कैसे चलेगा भाषा के अभाव में? जी। तो जिस प्रकार से भाषा हमारे जीवन में अनुसूत है, हमारी क्रिया प्रतिक्रिया में अनुसूत है,
भाषा के साथ हमारे जीवन की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न प्रक्रिया, हमारा खाना पीना, काम करना, उसे यहाँ वहाँ से भाषा। अब हम जहाँ आप बैठे थे, अब क्या हो रहा है? अरे भाषा के बिना कैसे संवाद होगा? अब मैं भी चुप आके बैठ जाऊं और आप भी चुप बैठ जाए तो कैसे बात बनेगी? क्या कोई योजना चलेगी? हो पाएगी? भाषा से चल रही है। तो अब जैसे भाषा है, तो भाषा में क्या है कि भाषा में शब्द है और भाषा में तो लोकोक्ति जो है, ये जो कहावत है, ये इतनी व्यापक है, ये इतनी व्यापक है, जितना व्यापक मनुष्य के जीवन का विकास, मनुष्य के जीवन का विकास इतना व्यापक है, उतना ही उतनी ही कहावत है। जीवन का कोई अंग ऐसा नहीं है जो उससे सीखा हो। लेकिन अब यहाँ मैं फिर एक बात आप वो डिविकल, जैसे मैंने अनगढ़ की बात करी थी, जैसे मैंने अश्लीलता की बात करी थी, ऐसे ही अब एक दूसरी बात कह रहा हूं। वो बात ये है कि जो लोकोक्ति बनी, भले ही वो व्यष्टि और समष्टि की प्रक्रिया की गहराई की बात कर रही है, लेकिन उसका जो परिवेश है, वो परिवेश व्यापक नहीं है, परिवेश बहुत छोटा है। अब आपको, ये आपका काम है कि आप उस छोटे परिवेश को एक व्यापक परिवेश में कीजिए। जैसे उदाहरण एक एक कहावत का उदाहरण है, घर घर चूल्हे माटी, घर घर चूल्हे माटी के। कहने का तात्पर्य है कि आप किसी भी घर को देख लीजिएगा, उसमें जो चूल्हे बने तो मिट्टी से ही बने। अब देखिए, ये उसका परिवेश है। इस परिवेश में इस कहावत का जन्म हुआ कि उस समय, उस देश काल में जो रसोई होती थी, वो स्टोव पर, गैस स्टोव पर नहीं होती थी, गैस का ईंधन नहीं था। उस समय तो वो लकड़ी और गोबर के जो उपले थे, थे, वही जलाई जाते थे। और वो भी जलाने के लिए अंगीठी नहीं, वो चूल्हे, चूल्हे भी काय के बने हुए थे, मिट्टी के। तो जो पोता मिट्टी जो थी, पोता मिट्टी के से ही जो है वो चूल्हे बनाए जाते थे और उस पर ही रोटी बनती थी, रसोई है। अब यहाँ उसका ये कहना नहीं है, उसका तात्पर्य कि भाई हमारी जो रसोई है वो तो मिट्टी पे हो रही है या मिट्टी के चूल्हे पर हो रही है, नहीं, वो ये नहीं, वो कहना चाह रहा सर आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। है जी। आवाज में आवाज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, आवाज ठीक तरह से नहीं आ रही, टूट रही है आवाज। तो हर घर अब आ रही है, अब आ रही है क्या? हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। वो जो थोड़ा पास ही कर दीजिए माइक्रोफोन जो है वो, क्यों अभी क्लियर आ रही है आवाज। कौन सा तार है जी? ये ये जो वो आप हो जाए ना वो, हाँ ये, बस ये थोड़ा पास चाहिए। घर घर चूल्हे माटी के। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि आप किसी भी घर में जाकर के जीवन की वो समस्याएं जो एक घर में है, दूसरे घर में भी है, वो दूसरे घर में भी है, वो समस्याएं कॉमन है। वो जीवन के उस सामान्य तत्व को बताना चाह रहा है। वो जो विचार है, पहली वाला है, तो ये बताना चाह रहा है कि घर घर चूल्हे माटी के, अर्थात जैसी समस्याएं एक पार्टी में है, वैसी समस्याएं पार्टी में भी है। जो जो समस्याएं एक ऑफिस में है, तो मनुष्य तो वही है ना, वही मनुष्य जिसमें मूर्तियों के द्वारा वो संचालित होता है। तो अब देखिए, आपको ये कही कि घर घर चूल्हे माटी के, लेकिन अब हम इसको विस्तार करके देखेंगे कि वो कहना ये चाह रहा है कि हर जगह पर वो समस्याएं हैं, जो कॉमन है, वो सामान्य है। अर्थात जैसे मैं, लालच यदि मेरे मन में है तो लालच क्या भी सकते हैं,
यदि मेरे घर में किसी प्रकार का कोई कोई प्यार प्रीत है तो दूसरे घर में भी कोई प्यार प्रीत है, या मेरे घर में कोई कलह है तो वो कलह या कोई झंझट वो दूसरे घर में भी हो सकता है। तो घर घर चूल्हे माटी के जो है वो एक सामान्य तत्व की ओर इशारा कर रहा है। अब ये अध्येता का काम है कि वो केवल माटी पर ही न छोड़ दे कि घर घर चूल्हे माटी के, घर घर चूल्हे माटी के, उसने लिख दिया कि इसका मतलब है कि घरों में माटी के चूल्हे होते हैं, घर में मिट्टी के चूल्हे बने हुए होते हैं। क्या इसका अर्थ यही है? नहीं। तब तो हम उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। हम उसका अध्ययन तब करेंगे जब उसके उस व्यंजना को समझेंगे तो वो कहना ये चाह रहा है कि हर घर में एक जैसी स्थिति है। चार बर्तन हैं, वो चार बर्तन हैं तो वो टकराएंगे, वो बजेंगे। अब हाथ में चूड़ियां हैं चार, वो चार चूड़ियां बजेंगी। तो अब उसका आशा केवल ये नहीं है कि वो जो है वो चूड़ी बज रही है या जो बर्तन बज रहे हैं, चार बर्तन है वो खनक रही नहीं। वो कहना चाह रहा है कि चार बर्तन है तो उसमें विवाद भी हो सकता है, तो विवाद भी होगा। और विवाद होना एक प्राकृतिक है, विवाद होना एक नैसर्गिक है। अब कहावत को वहां से उठा करके और उस व्यापक धरातल पर प्रस्तुत करना ये काम अध्येता का है। यदि वो अभिधा में ही ले लेगा, देखिए शब्द की जो है वो तीन शक्तियां होती हैं, एक अभिधा, एक लक्षणा और एक व्यंजना। तो अभिधा तो जो है वो शब्द का मूल अर्थ होता है ना। मूल अर्थ शब्द का जो मूल अर्थ है बस वाली। अब ये जहां तक तो बात जो है वो हम बात आ गई, लेकिन जब ये कहावत आई, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। अरे देखिए बिल्ली समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बिल्ली की घंटी बांधना समस्या क्यों है कि ऐसा तो हो सकता है कोई भ्रष्टाचारी न रहे। अग्रणी कौन, बिल्ली बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, आगे कौन आ समस्या के तो समाधान। तो अब ये जो है ये उसकी व्यंजना है। अब व्यंजना शब्द की व्यंजना शक्ति से हेलो हेलो, आवाज नहीं है क्या? नहीं सर, चालू रखिए। किसी का माइक्रोफोन चालू हो गया था बीच में। अच्छा 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 हाँ। अच्छा। तो देखिए एक बात तो ये है कि ये जो कहावत है ये जीवन की प्रक्रिया है। तो कई कई व्याख्यानों से कहा जा सकता है, वो हम एक आधे वाक्य से कह सकते हैं। अब किसी ने अपराध किया है और वो अपराध जो है वो अपने अपराध को स्वीकार न करके टोकने वाले से ही विवाद कर रहा है। ये भी गलत है, वो भी गलत है, हम ठीक हैं, ये गलत है, वो गलत है, ऐसे करके वो उससे विवाद कर रहा है। अब देखिए एक लोकोक्ति है। अब देखिए वो अश्लील अश्लील वाली बात तो यहाँ आ जाएगी। वैसे गैल गैल में हंगे और आंख निटेरे, माने अपराध कर रहा है, गैल में हंग रहा है, रास्ते में, गैल माने रास्ता, हंग रहा है, लेटिन कर रहा है, सड़क पर लेटिन कर रहा है, गैल में हंगे, गैल में हंगे और आंख निटेरे, वो आंख भी दिखा रहा है ना। अब यहाँ वो न हंगने की कोई समस्या है, तो रास्ते की कोई बात है। यहाँ समस्या क्या है कि वो जो अपराधी है उसने अपराध किया और वो अपराध को स्वीकार न करके जिसने उसको टोका है उसी पर क्रोध कर रहा है, उसी को गलत बतला रहा है। तो गैल में हंगे और आंख निटेरे। अब ये कहावत जो है जीवन की उस प्रक्रिया, उस परिस्थिति में से पैदा हुई, उस अनुभव से पैदा हुई कि हाँ व्यवहार में ऐसा होता है कि अपराधी अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता। तो यहां मेरा कहने का आशय केवल इतना था कि ये जो कहावतें आई हैं, चल रही,
ये कहावतें जो आई हैं वो जिस जनपद से आई हैं, उनका जो परिवेश है, उनका परिवेश इतना बड़ा नहीं। देखिए, जो स्थान या जो जनपद समुद्र के किनारे हैं, वे समुद्र की बात करेंगे और समुद्र के जो बिंब होंगे वो उनकी कहावतों में आ जाएंगे। और जो पहाड़ पर रहने वाले होंगे, अब हम कहते हैं ना उदयाचल और अस्ताचल। उदयाचल से सूर्य उदय होता है और अस्ताचल पर उसका अस्त हो जाता है। माने पर्वत से ही जन्म हुआ उसका, पर्वत पर्वत पर उसका उदयाचल होता है। एक पहाड़ है, उस पहाड़ से जो है सूरज उगा दिखा, हमने उसको उदयाचल कह दिया। और जहां से वो अस्त हुआ दिखा, अब क्या सचमुच सूरज जो है पर्वत में से उगता है क्या? तो क्या पर्वत में अस्त होता है क्या? वो ऐसा नहीं है। लेकिन जो पर्वत पर रहने वाला जो मनुष्य है, वो उसको पर्वत से उगा हुआ देख रहा है ना? हाँ, उसने, वो पर्वत पर रहने वाला आदमी है, उसने आंख को रखा, आंख के पास रखा तिनकी को, उसने कहा तिनका की ऊंट पहाड़। उसने देखा, जब तिनको को वो बहुत नाक के आंख के बहुत पास ले आया, फिर उसने कहा तिनका की ऊंट पहाड़। तो वो जो है वो पहाड़ ढक गया उससे, क्योंकि वो तिनका बहुत नजदीक था। तो ये जो बिंब हैं, ये बिंब परिवेश के हैं। अब ये बिंब देखिए, ये तो जनपदों के होंगे ही होंगे, है ना? जो नदी के किनारे के जनपद हैं, वहां कछुआ का बिंब भी आएगा, वहां जल के प्रवाह का बिंब भी आएगा, जल का बिंब भी आएगा। तो वो सीमा उनकी जनपदों की है। दो सीमा मैंने आपको बताई, एक तो वो अनिवार्य रूप से बोली में है, और दूसरी बात यह है कि वे अपनी जनपद के प्रवेश से बिंब लेकर के आई हैं। जैसे घर घर चूल्हे माटी के, या वो गैल में हगे और आंख निटेरे। तो वहां से उठा करके आपको, आप जो विमर्श कर रहे हैं, वो विमर्श चाहे अंतरराष्ट्रीय विषय है, बल्कि आप उसको वहां रख करके देखेंगे, और वो देखेंगे मनुष्य की उस क्रिया प्रक्रिया और प्रतिक्रिया को आप वहां देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो कहावत है वो किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है। व्यष्टि और व्यष्टि के बीच समष्टि की जो प्रक्रिया है। अब देखिए, मेरो पड़ोसी खाए दहो, मुंह पे कैसे जाए सहो। अब पड़ोसी ने दही खाया है, और मुझे मेरे मन में ये बात आने लगी कि यार, पड़ोसी तो दही खा रहा है, मुझ पर वो सहन नहीं हो रहा है। मेरो पड़ोसी खाए दहो। अब यहाँ दही दही की कोई समस्या नहीं, या पड़ोस वाली भी कोई समस्या नहीं। समस्या क्या है? एक होड़ की समस्या है, एक ईर्ष्या की समस्या है। अब यहाँ वो क्या बताना चाह रहा है कि मनुष्य में एक ईर्ष्या का भाव भी होता है, मनुष्य में एक होड़ की प्रवृत्ति भी होती है। यहाँ मैं आपसे केवल यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये जो कहावतें हैं, ये जो लोकोक्तियां हैं, ये लोकोक्तियां किस प्रकार से जीवन की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में इन्होंने जन्म लिया है। परिवेश उनका छोटा हो सकता है, परिवेश बिंब उसके दूसरे हो सकते हैं, बोली उसकी अलग हो सकती है, बोली भी कम जनपद में विकसित होती है ना। भाषा का जो प्रसार होता है वो बहुत व्यापक होता है ना? हिंदी का प्रसार बहुत व्यापक है, बहुत बढ़िया हिंदी बोल, लेकिन ब्रज का या बुंदेली का या मगही का या भोजपुरी का जो प्रसार है, वो कहीं ना कहीं तो सीमा है। अब वो जहां जहां वो आदमी गए हैं, वहां वो अपनी भाषा को लेकर के चले गए हैं, ये बात एक अलग है ना? तो लेकिन वो बोली है, बोली की सीमा तो है ही, बोली को सीमांकन तो आप करेंगे जनपद के साथ। तो जनपद और बोली की सीमा होने के बावजूद लोकोक्ति में जो जीवन अनुभव है, जो जीवन का सूत्र है, वो मनुष्य मात्र के लिए है। इस प्रकार से हम भिन्न भिन्न जो जो कहावतें हैं, उन भिन्न भिन्न कहावतों को आधार बना करके, अब देखिए, अब ये कहावत है, चलनी में दूध दुहे करमन को दोष दे। अब वो आदमी आदमी वो जो दूध काढ़ने के लिए गया, अपने अपने गोष्ठ में गया वहां, तो वो चलनी को लेकर के दूध काढ़ने लगा। और फिर वो आकर के बोला
मेरे कर्म ही खराब, मेरा भाग्य ही खराब है, क्या बतावें, वो सारा दूध जो है वो बिखर गया। तो उसने कहावत ने कहा, पागल आदमी, इसमें गलती तो तेरी थी, तू भाग्य को दोष दे रहा है, तू पहचानता नहीं कि तेने क्या गलत काम किया। अरे चलनी में दूध तो है, कर्मन को दोष दे। तेने चलनी में दूध दुहा क्यों था, बाल्टी में धोता तू, लोटे में या किसी ऐसे पात्र में दूध को धोने की आवश्यकता थी। गलती तो तेरी वही हो गई है, भाग्य का दोष नहीं है, भाग्य का दोष नहीं है। तो इस प्रकार से अब ये भले ही ये दूध दोहने से ये किसी गोप के घर से ये कहानी निकली है, माना गोप के घर से निकली है, लेकिन ये मनुष्य के जीवन और मनुष्य के अनुभव और मनुष्य की प्रवृत्ति, तो इस प्रकार से जो कहावत है वो कहीं डांटती है, कहीं व्यंग और कटाक्ष करती है, कहीं निंदा करती है और कहीं प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वाह करती है। और कोई आदमी बढ़ चढ़ करके बोलता है, बहुत बढ़ चढ़ करके बोलता है, तो कहावत उसको कहती है, बड़े बोल का नीचा सिर। बड़े बोल बोल तो रहे हो, लेकिन जीवन में हमने देखा है कि बड़े बोल बोलने वाले का अंत में सिर नीचा होता है, वो लोगों से आंखें नहीं मिला पाता। बड़े बोल बोलना तो आसान है, लेकिन बड़े बोल का आजीवन निर्वाह कर लेना। अब इस दूसरी कहावत आ गई यहाँ, गर्व कियो सो हारो। जिसने गर्व किया, जिसने अभिमान किया, जो बड़े बोल बोला, उसकी हार, उसकी पराजय, है ना। अब जितने मुंह इतनी बातें, जितने मुंह। अब ये कहावत है, हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो लोक है सामान्य अवस्था में उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो अलग अलग होता है। वो एक ही घटना का अलग अलग तरीके से आख्यान करता है। एक ने, क्यों कि सबका परिवेश भिन्न है ना। जैसे नागनाथ तैसे सांपनाथ। अब देखिए एक कहावत है, नंग बड़े परमेश्वर थे। कल मैंने आपको निवेदन किया था कि हमारे सबके ऊपर लोक का कितना दबाव बना रहता है कि हम सोचते हैं कोई हमारी निंदा न करे, कोई हमारी बुराई न करे। हम सोचते हैं ऐसे काम करें जिससे लोक में हमारी प्रतिष्ठा हो, हमको पुरस्कार मिले, हमारे लिए सम्मान मिले। ये लोकोइच्छा है, ये लोक का दबाव है। और ये लोक का जो दबाव है ये सम्राट पर भी होता है, राजाओं पर भी होता है, राज सत्ता पर भी होता है ना। कहीं ना कहीं जो घोर अत्याचारी होते हैं, घोर शोषक जो होते हैं, वे भी धर्मशाला बनवा देते हैं, वे भी जो है देव मंदिर बनवा देते हैं, प्याऊ लगवा देते हैं। अब वो केवल इसलिए कि उसमें लोग उनको ये भी समझे कि अरे ये तो बड़ा धर्मात्मा है, इसने तो धर्मशाला बनवा दी, है ना। अब ये बात दूसरी है कि उसने 1 करोड़ चुरा करके और 10,000 में जो है वो धर्मशाला बनवा दी, ये तो अलग बात थी। लेकिन ये उसने किया इसलिए लोकोइच्छा की, लोक से डर कर, लोक को एक ये संदेश भी जाए कि हाँ उसने कुछ पुण्य कार्य किया है। अब देखिए, अब ये कहावत है, सूप बोले तो बोले, चलनी बोलने लगी जामे 72 छेद। अब इसमें सूप चलनी से कोई खास बात नहीं है, यहाँ वो केवल बिंब है। उस बिंब ने क्या कहा कि जो कुछ बोलने लायक नहीं है, जो स्वयं उन दोषों से परिपूर्ण है, जिसने स्वयं वैसी गलतियां की हैं, वो दूसरे को सही और गलत बतला रहा है। तो सूप बोले तो बोले, जिसने कुछ किया है वो सूप बोल रहा है तो बोलने दो। देखिए आज तो सूप है ना चलनी है ना। आटे की पूरियां आती हैं तो लोग सूप और चांदी उसको चलनी को भूल चुके हैं। लेकिन हमको जो मैसेज है, वो जो संदेश है, वो संदेश तो हमको उसी परिवेश में से ही निकालना है ना, क्योंकि हम जीवन का अध्ययन करना है, तो हमको बोली में आना होगा। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहावत की जो भूमिका
जब बनाई तो बनाई में मैंने सबसे स्पष्ट कह दिया कि हमको जो है वो मोदी की भूमिका में आना होगा, हमको जनपद में उतरना होगा, क्योंकि हमें बड़ा काम करना है, हमें धरती से जुड़ना है ना, हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना है ना, हमको ताकतवर बनना है ना, इसलिए बलशाली बनना है ना। तो बल कहाँ से आता है? बल तो जीवन से आएगा, लोक जीवन से आएगा, धरती में से आएगा, अपनी धरती में से आएगा। अच्छा, तो लोक का इतना दबाव होता है, तो लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस बात की परवाह नहीं करते। लोग क्या कहते हैं, लोग बुरा कहते हैं तो करने दो। तो उसके लिए लोग क्या कहता है, नंग बड़े परमेश्वर थे, नंग खुदा से ऊंचा। तो वो जो नंग है वो किसी को स्वीकार नहीं करता, वो न देवता की माने, न गुरु की माने, न माता पिता की माने, न किसी की माने, न पड़ोसी की माने। तो उसको ये कहते हैं नंग बड़े परमेश्वर थे। भाई वो नंग है, वो किसी के मानने वाला नहीं है। खैर, मेरा अब देखिए, व्यवस्था पर चोट करती है कहावत, है ना, हिरन की लूट और कोयलन पर मोहर। जब बड़े बड़े जो हजारों करोड़ों का घपला करने वाले जो है वो छूट जाते हैं, और जब छोटी छोटी बचत को लेकर के छानबीन की जाती है, तो वो कहावत कहती है, अरे हीरों की लूट और कोयलों पे मोहर। कोयलों पर आप मोहर लगा रहे हैं, छोटी छोटी बचत के लिए आप पकड़ना चाहते हैं, और जिसने लाखों करोड़ का घोटाला किया है वो तो चला गया। तो वहां ये बात कही जाती है कि हीरों की लूट और कोयलों पे मोहर है। जो अपराधी हैं वो स्वयं कानून बना रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, जो छिनरा और नंग तो दूल्हा के संग। तो लोकोक्ति प्रहार करती है, लोकोक्ति चुप नहीं बैठती। लोग चुप बैठ ही नहीं सकता, लोग चुप नहीं बैठ सकता, वो कुछ न कुछ क्रिया प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया किसी न किसी कहावत के द्वारा जरूर देगा। और ये जो कहावतें हैं, ये कहावतें सांच को आंच नहीं, सांच को आंच नहीं, पुण्य की जड़ सदा हरी। जो सत्य है, जो पुण्य है, उसकी जड़ सदा हरी है। वो भी जड़ की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से जो जीवन के जो विविध परिदृश्य हैं, जीवन की जो क्रिया प्रतिक्रिया है, वो सारी क्रिया प्रतिक्रिया जो है वो लोकोक्तियों के साथ चल रही है, और लोकोक्ति उसकी साक्षी है, लोकोक्ति उसके साथ साथ बनी हुई है। और अब हम जो है वो इसकी जो अनेक जो रूप और शिल्प की दृष्टि से भी इसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं, है ना। एक बहुत छोटी से छोटी कहावत होती है और बड़ी भी होती है ना। कुठौर काटी ससुर पाएगी। अब ये जो चार शब्द हैं, लेकिन इस चार शब्द ने एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसा एक ऐसी जटिल परिस्थिति, एक ऐसी उलझन पैदा कर दी। वो उलझन जीवन में आती है, ऐसी उलझनें जीवन में आती हैं कि वो समाधान है, लेकिन समाधान के साथ वो शर्त जुड़ी। तो कुठौर काटी ससुर पाएगी। अब ये होने को चार शब्द ही हैं। तो अब हम रूप को दृष्टि से देखें, शिल्प की दृष्टि से देखें, तो उसके उसके हम वर्गीकरण करेंगे। अब यहाँ मैं खास तौर पर तीन नामों का जिक्र करना चाह रहा हूं। वैसे विस्तार तो बहुत है, लेकिन मुझे तो केवल एक मछली को केवल यही बताना है कि तू जो है वो पानी में रह रही है, और पानी में तो रह ही रही है। तो इसलिए मुझे तो संकेत मात्र करना है, केवल बतलाना ही है कि तू पलट जा मछली, तू पलट जा, बस। और तो कुछ मुझे कहना नहीं है। तो इसलिए मैं केवल एक तो अमीर खुसरो का नाम। लोकोक्ति कई कई प्रकार की होती है ना, तो उनमें एक प्रकार होती होती है, एक प्रकार होता है मुकरी। अब मैं आपको जो है वो मुकरी के एक दो उदाहरण आपके लिए मैं दूंगा। अमीर खुसरो की मुकरी है, और फिर भारतेंदु बाबू की मुकरी। देखिए, भारतेंदु मुकरी जो है ना, आप देखिएगा, भारतेंदु बाबू लिख रहे हैं, मुकरी लिख रहे हैं। भीतर भीतर सस चूसे, ओ हंस हंस के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अत तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। अब अंग्रेज पर जो उन्होंने जो कुठाराघात किया, जो प्रहार किया, जो जो व्यंग किया, वो किस प्रकार से किया कि इस
मुकरी के माध्यम से भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसे हंस के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। अब देखिए भारतेंदु की ही एक मुकरी और है। सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, और भीतर तत्व जूठी तेजी, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजी। तीन बुलाए तेरह आए, तीन बुलाए तेरह आए, और निज निज विपता रोय सुनाए, आंखों फूटी भरा न पेट, क्यों सखी साजन नहीं ग्रेजुएट। सीटी देकर पास बुलावे, रुपया ले तो निकट बिठावे, और ले भागे मोई खेल ही खेल, क्यों सके साजन नहीं सके रेल। अब रेल पर उन्होंने ये मुकरी लिखी। अब ये अमीर खुसरो की देखिए, दो तीन उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। रात समय वो मेरे आवे, और भोर भय वो घर उठ धावे, ये अचरज है सबसे न्यारा, ये सके साजन ना सके तारा। यहां मैं अब तीसरा नाम जो लेना चाह रहा हूं वो घाघ की कहावतों का है, कि घाघ ने किस प्रकार से जो कृषि की और पशुपालन की और प्रकृति की, मेघ शास्त्र की जो कहावतें जो लिखी हैं, वे कहावतें जो हैं वो इतनी व्यापक हैं कि भोजपुरी में तो वो भोजपुरी बन गई हैं, बुंदेली में भी बुंदेली बन गई हैं, मगही में वो मगही बन गई हैं, हिमाचल में वो हिमाचली बन गई हैं। माने वो जिस जनपद में गई हैं वो उस जनपद में ही उन्होंने जो है वो अपना अपना स्थान बना लिया है। अच्छा, अब ये बात मैंने कही थी प्रक्रिया के संदर्भ में। अब एक दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जो लोकोक्ति हैं ये ठीक है कि जीवन की प्रक्रिया के साथ चलती हैं, जीवन की परिस्थितियों में प्रक्रिया करती हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया। लेकिन एक बात और है, और वो बात ये है कि कहावतें जो हैं वो जीवन के अनुभव का सूत्र है, ज्ञान के अनुभव का सूत्र है। अब ज्ञान के अनुभव का सूत्र है तो देखिए एक बात तो ये है, जैसा कि मैंने घाघ के संबंध में कहा था कि लोकोक्तियां चलती हैं, देश और काल में संक्रमण करती हैं। अब घाघ कोई आज का आदमी थोड़ा ही था, अब पीढ़ियां बीत गई है ना, लेकिन पीढ़ियों के बाद भी आज हम घाघ की चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो ये काल का संक्रमण है, काल का संक्रमण करके कितने जमाने जमाने को पार करके घाघ की कहावतें यहां तक चली आई हैं। ये तो है काल का अतिक्रमण, काल का संक्रमण। और दूसरी चीज है देश का संक्रमण, जनपद का संक्रमण, कि वो एक जनपद से दूसरे जनपद में गई है। अच्छा, अब जनपद में ही नहीं गई है, अब निरे आदमी ऐसे हैं जो आदमी जो हैं एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, कभी कभी वो लौट आते हैं, कभी कभी वापस भी जाते हैं। तो वो जो कहनावत एक जनपद से गई वो दूसरे देश में पहुंच गई, दूसरे देश में चली गई, अब वहां वो प्रतिक्रिया कर रही है अपनी कर। दूसरा दूसरा तथ्य है कि ये बात तो मैंने आपसे पहले कही थी कि अवश्य ही कहावतों में जो बिंब हैं वो जनपदों के हैं, और उन्हीं परिवेश की उनके बिंबों को आपको समझना है, हमें समझना है, मुझे समझना है, परिवेश के बिंब को, परिवेश और बिंब के संबंध को समझना है। तो वो जो बिंब है वो बिंब परिवेश से जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने चूल्हे का और माटी का आपके सामने उदाहरण दिया था। लेकिन भिन्न भिन्न परिवेशों में मनुष्य एक जैसी प्रतिक्रिया करता है, एक जैसी प्रतिक्रिया करता है। अब ये बात कैसे सिद्ध होगी, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक बड़ी अच्छी खबर भी दूंगा, और वो खबर ये है कि लोकगीतों में तो कम है ऐसा उदाहरण, है तो सही अंतर जनपदीय अध्ययन के,
अंतर प्रदेशीय अध्ययन के भी हैं, ऐसे कोष बन चुके हैं। हालांकि लोक संस्कृति का विश्वकोश नहीं बना, और ये जो वर्धा वाला जो प्रोजेक्ट था, ये महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इसने जो है वो 4 साल पहले एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, और सब लोगों की मीटिंग बुलाई, और उसकी 2 मीटिंग जो है वहाँ वर्धा में हुई, और एक मीटिंग जो है IGIC में भी हुई। और वो जो सांस्कृतिक शब्दावली थी प्रत्येक जनपद की, वो शब्दावली भी उनके पास पहुंच गई, और उसके पास जो विश्व लोक संस्कृति विश्वकोश का जो काम था, वो अब चिट्ठी लिखते हैं, कुछ पूछते हैं, वो जवाब भी नहीं देता है, वो काम रुक गया है, पूरा नहीं। तो लेकिन लोकोक्तियों के मामले में एक काम अच्छा हो गया, और वो काम ये हुआ कि भारतीय कहावत कोश जो है विश्वनाथ नरवणे के संपादन में प्रकाशित हो गया, पुणे से ये प्रकाशित हुआ। तो आपके सामने जो है मैं कुछ समय लूंगा, और कुछ समय में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो जीवन के जो अनुभव हैं, अनुभव एक जैसे होते हैं, परिवेश चूंकि भिन्न होता है, कि एक आदमी ब्रज का रहने वाला है और दूसरा आदमी चेन्नई में रह रहा है, तो ब्रज के और चेन्नई के परिवेश में अंतर है। अब चूंकि परिवेश में अंतर है, तो परिवेश के बिंब भिन्न होंगे, बिंबों में भी अंतर होगा, तो बिंब में अवश्य अंतर है, कोई दो राय नहीं, होंगे अवश्य, स्वाभाविक। शब्द बिंब से बनता है, शब्द की रचना बिंब से ही तो होती है। तो जैसे शब्द की रचना बिंब से होती है, ऐसे कहावत की रचना भी बिंब से होती है, लोकोक्ति की रचना भी बिंब से होती है। अच्छा, लेकिन वो अनुभव एक है, ये बताने के लिए मैं आपके सामने कुछ थोड़े से उदाहरण रखूंगा, जो कि ये विश्वनाथ नरवणे के भारतीय कहावत कोश में थे, मैंने लिए हैं आपको थोड़ा सा उसका स्वाद, उसका आस्वादन कराने के लिए। तो देखिए, हिंदी में एक कहावत है, अंधों में काना राजा। अब इसको लेकर के हम चलेंगे, और अपने जनपदों की और अपने प्रदेशों की थोड़ा सा भारत भ्रमण करना चाह रहे हैं, तो आप जरा आनंद लीजिएगा उसका उसी भाव से, ठीक है। अब संस्कृत में एक कहावत है, निरस्त पाद पे देशे एरंडो पितृमायते, कि जहां कोई पेड़ नहीं है बड़ा, छोटे 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 घास पात उगते हैं, वहां जो है, जो एरंड का अंडी का जो पेड़ है, उसको लोग दरखत कहते हैं, उसको लोग वृक्ष कहते हैं, उसको बड़ा वृक्ष माना जाता है। अंधों में कान्हा राजा। अब अंधों में कान्हा राजा की जो कहावत है, भाव वही है, लेकिन अलग परिवेश होने के कारण से संस्कृत के सूक्तिकार ने ये कहा कि जो निरस्त पाद देश है, जहां कोई बड़ा वृक्ष नहीं है, वहां अंडी का वृक्ष ही बड़ा है। अंधों में कान्हा राजा, दूसरे तरीके से बात है। अच्छा, अब राजस्थानी में कहावत है, उजड़ गांव में एरंडियो रूख, वही बात है। मुजफ्फरपुर, ये बिहार की तरफ कहावत है, उजाड़ गांव मुरार महतो। अब एक एक दूसरी कहावत है, उजाड़ गांव में सियार राजा। कोदूरी के गांव में धोबी पटवारी। वो अंधों में काना राजा, बात वही है, लेकिन उस बात को हम भिन्न भिन्न परिवेश में भिन्न भिन्न बिंबों के आधार पर कह रहे हैं आपके लिए। अच्छा, उर्दू में कहावत है, 100 नकटों में एक नाक वाला नक्कू, है ना। पंजाबी में कहावत है, उजड़े पिंड पड़ोला महल, अर्थात उजड़े गांव में जो झोंपड़ी है वही महल है ना। तो कश्मीरी में ये कहावत है, अन्यन मन कौन सुंदर, अंधी स्त्रियों में कहानी सुंदरी। सिंधी में कहावत है, जिते वण उनाए तिते कांडेरो भी दरखत, जहां वृक्ष नहीं वहां कांटेदार पौधा भी दरख्त है। मराठी में कहावत है, ओसाड़ गावी एरंड बली, अर्थात निर्जन गांव में रेंडी का वृक्ष बड़ा होता है। अब इसी प्रकार से गुजरात में कहावत है, भेड़वाड़ा मां वाल्मी दाही, अर्थात भेड़ की बस्ती में बल्मी होशियार माना जाता है। ना ही झाड़ या राजा ताड़, जहाँ कोई झाड़ नहीं है, वो ताड़ का वृक्ष ही वह राजा माना जाता है। बांग्ला में है, अंधेर देशे
काना राजा, उजाड़ बने शियाल राजा, नई देशे एरंड गाछ, नई बने खटाश बाग। बांग्ला में कहावत है, मांगा गांजेर मोडल राजा, खाली गांव का मुखिया ही राजा। असमिया में कहावत है, गाछ न होवा आयत एराय बिरख, या वृक्ष ही नहीं वह रेंडी का पेड़ महावृक्ष है, संस्कृत वाला है। तो इस प्रकार से हम भिन्न भिन्न प्रदेशों में चले जाएं। अब ये उड़ीसा का एक जो जिला है, वहां उन्होंने कहा गांव के गांव में दिल्ली, तो यहाँ हम क्या देखना चाह रहे हैं, ये ये तमिल की कहावत है, वो कहते हैं आलय इल्लाद उरिले सर करे। शक्कर का कारखाना नहीं है तो एक साधारण मीठा फूल जो है उसको शक्कर का दर्जा दे दिया जाता है। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि बात तो वही है, लेकिन सबका जो, अब ये तेलुगु की कहावत है, एक चेट्टू लेन चोटू वेंपन चेट्टू महावृक्षम, चेट्टू लेन उल्लो आम उदप चेट्टे महावृक्षम, या हीन ही कुर्बान हो जाता है जहाँ। तो इसी प्रकार से आप सारे, अभी कन्नड़ का भी है और भी है, तो काफी बढ़ जाएगा, काफी विस्तार हो जाएगा। तो मैं केवल ये बताने वाला, अच्छा हाँ, एक बात ये भी है, हालांकि आज वो किताब नहीं मिली मुझे, ये किताब जो है मुझे एक विदेशी तो मैं आगे से बना गया था, वहाँ उन्होंने दी थी, उन्होंने कहावतों पर काम किया था। तो उसमें जो है वो विदेशी भाषाओं की जो कहावतें थी वे थी, और उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन। तो तो उनमें क्या था कि यही, तो फिर मैंने उनसे कहा, वही कहा था, देखिए कि ये जो बात आपने अपनी भाषा में यहाँ कही, अपने प्रदेश में बात कही है, ये हमारे यहाँ ये इस प्रकार से कही है। तो अब ये तो भारत के जो उदाहरण जो है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन यदि आप और अधिक जो है इसमें प्रवेश करें और इसके विस्तार में जाना चाहें, जरूर जाएंगे, किसी न किसी को कोई ना कोई अवसर ऐसा जरूर मिलेगा जो बताएंगे। तो देखें कि जीवन की जो प्रक्रिया चल रही है, वो जीवन की प्रक्रिया कुछ खास नियमों से चल रही है, और वो जो समष्टि के जो नियम है, क्रिया प्रक्रिया प्रतिक्रिया नियम है, जिनमें किसी भी सांस्कृतिक तत्व का विकास होता है, किसी भी जीवन प्रणाली का विकास होता है, विश्वास प्रणाली, आचार प्रणाली, विचार प्रणाली, सौंदर्य बोध और अभिव्यक्ति प्रणाली, है ना। मैंने संस्कृति के 5 बिंदु आपके सामने रखे थे कि हम जो है, हमारा जो जीवन है जिन प्रणालियों से संचालित हो रहा है, उनमें एक है विचार प्रणाली, वो जो दर्शन है, इस दर्शन के आधार पर हमारा जीवन चल रहा है, उस परिवेश में चल रहा है, वो उसका वैचारिक परिवेश है, उसमें क्या सही और क्या गलत मानी जाती है, कैसी कैसी स्थापना, वो विचार प्रणाली की जाती है। और वो जो जीवन मूल्य है वो आचार प्रणाली के आधार पर आते हैं कि उस देश में किस कार्य को अपराध माना जाता है और किसको पाप और किसको पुण्य माना जाता है, वो आचार प्रणाली है। और तीसरी है तो विश्वास प्रणाली है, उसका जो विश्वास किस रूप में व्यक्त होता है, किस रूप में अपने विश्वास की वो रक्षा करता है, किस विश्वास को क्या प्रतीक के द्वारा वो अभिव्यक्त करता है। तो ये भी जो है वो संस्कृति का एक अंग है। तो आचार प्रणाली, विचार प्रणाली और विश्वास प्रणाली और सौंदर्य चेतना, प्रत्येक संस्कृति के साथ एक सुंदरता का जो बोध है वो जुड़ा हुआ है। अब वो जो प्राकृतिक भी हो सकता है कि फूल को देख करके कौन सा फूल आपकी आपकी चेतना को अच्छा लगता है, गुलाब का फूल अच्छा लगता है, वो बादल का जो रंग है, वो कौन से बादल का रंग आपको, ये सौंदर्य चेतना। तो सौंदर्य चेतना के 2 भाग हैं, तो हिस्से हैं मानवीय सौंदर्य और प्राकृतिक सौंदर्य। तो प्रकृति सौंदर्य वो सौंदर्य चेतना है ना। अब कुछ देश हैं, उन देश में वो ऊंट की चाल कोई जो है वो बड़ी बढ़िया चाल माना जाता है, बड़ी सुंदर मानी जाती है, ये वहां पर वो ऊंट चल रहा है और ऊंट की चाल। अब जहाँ हाथी की चाल है कि जहाँ घूम करके हाथी चलता है, गज गति, अब वो गज की चाल, अब ये सांस्कृतिक भेद है, सांस्कृतिक अंतर है, वो परिवेश का अंतर है। क्योंकि वहां क्या है, बेचारा ऊंट है, तो ऊंट है तो ऊंट की चाल में ही जो सौंदर्य देख रहे हैं। अब हमारे यहाँ तो गज है, हमारे यहाँ हाथी, वो मदमस्त चाल से जो हाथी चलता है, लेकिन ये जो गज गति है, सौंदर्य, तो अब ये सौंदर्य चेतना का अंतर है।
जहाँ वो मोतियों की माला नहीं, उसने कौड़ियों की माला, उसने सीपी की माला, वो पत्थर जो होते हैं समुद्र के खूबसूरत, वो उनको ही उन्होंने माला बना दिया। अब ये उसका सौंदर्य पूछ रहा हूँ। अब जहाँ हम मोतियों की माला है उसकी, तो इस प्रकार से तो सौंदर्य चेतना है, तो उसके दो हिस्से हैं, दो उसके वर्ग हैं, एक प्राकृतिक सौंदर्य चेतना है और एक जो मानवीय सौंदर्य चेतना है। तो किसी को काली आंखें अच्छी लगती है, किसी को जो है वो नीली आंखें अच्छी लगती है, किसी को काले बाल और किसी के लाल जो है वो सुर्ख बाल। अब ये जो है ना सारी जो चीजें हैं, लंबा या चिकना या और कोई काले, वो काले में, काले रंग में वो जो सौंदर्य, सौंदर्य देखना है, वो जो लैला, वो मजनू वाली जो कहानी आती है, तो वो जो बीमार हो गया बेचारा मजनू, तो उसको वो जो नस्तर लगाने वाला जो आया, तो उसने कहा बड़े ध्यान से नस्तर लगाना, तो मेरे शरीर में जो है वो लैला है, ये लैला के नस्तर क्यों लगाए? तो उसका पागल है, लैला तुम खूबसूरत है, तो काली, तो बोले मेरे पास नजर ही नहीं है कुछ देखने, मेरे पास वो सौंदर्य चेतना ही नहीं है, जो सौंदर्य चेतना मेरे पास है, जिस नजर से मैं उस लैला को देखता हूँ। तो ये क्या अंतर है? ये अंतर उस संस्कृति में जो सौंदर्य चेतना है, जो उसका सौंदर्य बोध है, तो ये सौंदर्य बोध की भी कहावतें हैं, ये विचार प्रणाली की भी है, आचार प्रणाली की, और अभिव्यक्ति तो करती है, अभिव्यक्ति का सामर्थ्य तो इनमें है ही है। तो इस प्रकार से जो संपूर्ण जो जो संस्कृति है, संपूर्ण जो हमारे जो जीवन पद्धति है, जीवन का जो क्रम है, वो कहावतों में भी समाया हुआ है, और इन कहावतों के द्वारा भी हम उस क्रिया प्रतिक्रिया का और लोगों का वर्गीकरण करते हैं। और अभी किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था, मैं तो केवल अपनी मेथोडोलॉजी को ही बतला सकता हूँ, मेथोडोलॉजी कितनी भी हो सकती है। देखिए, कोई कोई एक आदमी थोड़े है, मैं काम करने वाला मेरे जैसे हजारों हजारों का लाखों भी हो सकते हैं। तो अब उनकी जो मेथोडोलॉजी अपनी और तो अपने लिए, अपने लिए, तो यहाँ मैं केवल अपनी बात बता रहा हूँ, जो मैंने कहा है, जो यहाँ मैंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय डॉक्टर कपिला सैन के काम किया है, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो क्लासिफिकेशन होता है, जो वर्गीकरण है, तो वर्गीकरण को आप जितना बारीक ले जा सके, उतना जीवन के नए सिद्धांत आपको दिखलाई देने लगता है। आप उस वर्गीकरण को फैला लीजिएगा, और वहां तक फैलाइएगा जहां तक उसका खंडन किया जा सके, जहां तक खंडन किया जा सके आप उसका खंडन करिएगा, आप उसको वहां तक ले जाइएगा, बारीक से बारीक चीज की ओर आप ले जाइएगा, वो वर्गीकरण करते चले जाइएगा। जब आप वर्गीकरण करते चले जाएंगे, तो आपके लिए एक नया सिद्धांत, जीवन का एक नया सूत्र और आपको सिद्धांत दिखाई देगा। ये लोकवार्ता की बात हुआ। तो ये बात, अब 5 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, और उसके बाद आप प्रश्न करेंगे तो उन प्रश्नों पर बातचीत करेंगे, नहीं तो फिर मैं लोकवार्ता की कुछ और बातें आपके सामने। हाँ, तो अब ये समय हो रहा है 7:30 है ना, तो 7:35 पर हमारा फिर
हेलो। हाँ जी, मैं प्रश्नों को आमंत्रित कर रहा हूं, आप प्रश्न करिएगा। जी नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते जी। शिल्पा बाड़ेकर बोल रही हूँ पुणे से। जी जी जी। बड़ी संकोच से ये प्रश्न कर रही हूँ आपको। जो गालियां होती है लोकवार्ता में, तो वो लोकवार्ता की विधा है। और दूसरा प्रश्न यही है उसके साथ ही कि गालियों में माँ के ऊपर या स्त्रियों के संबंधित क्यों गालियां होती है। धन्यवाद।
बात यह है कि वो गाली के गीत होते हैं, बल्कि वो नृत्य भी होता है। और वो यहाँ हरियाणा में उसे खोड़िया नृत्य कहते हैं, और उस समय पूरा उसका आयोजन होता है। और ऐसे कई अध्येता हैं जिन्होंने गाली गीत पर काम किया है। और यूं गालियों पर सूरदास जी ने होली के जो पद लिखे हैं, होली के जो पद लिखे हैं, उन पदों में जो है वो सूरदास जी ने वो गाली गाली के पद भी उसमें लिखे हैं, उसमें गालियां भी। और खास करके ये जो शादियां होती हैं, विवाह जब होते हैं, तो विवाह में गाली गीतों का प्रचलन है। और वो गाय भी, हाँ, हालांकि वो अब सभ्यता के स्तर की बात अब आ गई है ना, तो नाक भौं देते हैं। और जी हाँ हाँ, उसका थोड़ी सी उसकी निंदा भी करते हैं, और उसको चाहते हैं कि ये जो है वो न हो। देखिए, असल में ये जो निषेध है ना उनका, वो निषेध भी जो है वो एक कृत्रिम मुखौट लिए हुए है। मैं ना समर्थक हूँ, ना इसका निषेध कर रहा हूँ इसी में, लेकिन मैं ये बात जरूर कर रहा हूँ कि ऐसा जो प्रचलन है वो जरूर है। और सच्चाई तो ये है कि जो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है ना, जो रति प्रवृत्ति है, जो सेक्स प्रवृत्ति है, तो उस प्रवृत्ति का एक तरीके से एक दमित वासना को अभिव्यक्त कर देने का या प्रकट कर देने का ये एक ऐसा रास्ता है जो इन लोगों ने, उसके बाद में फिर उनका मन शुद्ध हो गया, उनके मन की बात कुछ नहीं है। अब देखिएगा, अब ये गाली वाली बात तो नहीं है, लेकिन अब मुझे वो लांगुरिया याद आ गया है। अब लांगुरिया के जो गीत हैं, लांगुरिया के गीतों में बहुत सा श्रृंगार भाव है, उत्तान श्रृंगार है, उत्तान श्रृंगार है। लेकिन उसके बाद में, अब बात की जो बात है वो मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ। देख पराई नार, मन न डोलाइए हो माय। देख राधी नार, मन न डोलाइए हो माय। जो मन देगोलन हार, भेना कह के बोलिए हो माय। अब देखिए, एक तरफ वो लांगुरिया में उत्तान श्रृंगार है, और दूसरी तरफ बाद में उसी लांगुरिया ने ये कह दिया कि देख बिरानी नार, मन न डुलाइए हो माई। जो मन दिगुल न। तो ये जो जो यौन व्यवहार है, इस यौन व्यवहार को लेकर के जो लोग जीवन की जो दोनों प्रकार
हाँ जी, दूसरा प्रश्न करिएगा। नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते मेरा नाम अनंता है। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है मेरी। अच्छा, आप वेरी गुड। जी, आप जब पढ़ा रहे थे तो मेरे को याद आ रहा था कि हमने कहावतें और लोकोक्तियाँ स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से स्कूल के पाठ्यक्रम में बेसिकली इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, फ़ोकलोर स्टडीज़ के कुछ अंश इस तरीके से इंक्लूड किए जाते हैं, मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली नहीं पढ़ाए जाते। वो एक एग्ज़ामिनेशन, इवैल्यूएशन के बेसिस पे पढ़ाए जाते हैं। तो मेरे को जानना था कि आजकल जो एक सरकार भी इन चीज़ों पे स्टेप्स ले रही है कि फ़ोकलोर स्टडीज़ जो है वो स्कूल करिकुलम में इंक्लूड की जाएँ। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि राइट स्पिरिट क्या होगी जिस तरीके से इफ़ेक्टिवली जो हमारा रिटन है उसके साथ ओरल लिटरेचर को या जैसे फ़ोकलोर स्टडीज़ इटसेल्फ है उसको कैसे इंक्लूड किया जा सके स्कूल करिकुलम में? धन्यवाद। आपकी इसी बात को धन्यवाद तो मैं आपको ही दे रहा हूँ कि आपने जो बात कही है वो तो मेरे मन की ही बात कही है, और वही बात तो मेरी बात है, वही बात आपकी बात है। तो ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। सवाल ये है कि हमारे ऊपर जो परीक्षाओं का जो बोझ रख दिया गया है ना, उसको किताबी जो बना दिया गया है, जीवन से शिक्षा को दूर कर दिया गया है। जीवन यदि शिक्षा मूलक हो, तो ये बात जो आप कह रही हैं और जो मैं भी कहता रहता हूं, वो जो है स्वाभाविक रूप से आ जाए। अब ये जो लोक वार्ता का विषय था, इस लोक वार्ता के विषय के संबंध में मैंने आपसे कई कई बार ये बात कही है कि लोग इसे किताबों से पढ़ना चाहते हैं। उस दिन वो किताबों की बात मुझसे पूछ रहे थे। देखिए, ये तो प्रयोगशाला, इसकी लोक जीवन है। तो शिक्षा जो है यदि वो जीवन मूलक बना दी जाए कि भाई ठीक है, उसका जो थ्योरी है, वो सिद्धांत है, वो किताबों से करिएगा, और जो व्यवहार है उसका वो आप जीवन से देखिएगा। तो आपने जो ऑब्जर्वेशन पर जो बात कही है, वो आपने मेरी बात कही है, और उसका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आपको धन्यवाद देता हूँ कि सच बात आपने कही है, और ऐसा अवश्य होना चाहिए। और इसमें बड़े बड़े विचारक लगे हुए भी थे, लेकिन जितना सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाई, और जो मिल भी पाई है वो इतनी बुकिश या इतनी किताबी है। देखिए, किताबी होने से बात नहीं बनेगी। लोक जीवन का अध्ययन किताबों से नहीं होगा। किताबों के तो बाहर की बात हम कर रहे हैं ना। जी। तो इसलिए जो है वो जीवन मूलक हो किताब, वो शिक्षा जो है जीवन मूलक हो ना, जीवन के व्यवहार से जुड़ी हुई हो। अच्छा, प्राचीन आश्रम व्यवस्था में जो जो वो बिल्कुल जीवन के साथ जुड़े हुए थे। वो बराबर उनको भेजते थे, जीवन में भेजते थे, सर्वे करने के लिए भेजते थे, है ना। चरक की कहानी आपने पढ़ी होगी, जहाँ वो विश्व उसको चेले को भेजा था, कोई ऐसी जड़ी बूटी खोज लाओ जिसका औषधि उपयोग न होता हो। अब जीवन में ढूंढने के लिए चला गया वो। तो इस प्रकार से जीवन व्यवहार, हमारी जो PhD वगैरह की जो थीसिस होती हैं वो इतनी बुकिश होती हैं कि वो 4 किताबें रख लीजिएगा, 5वीं किताब बना दीजिएगा। अब ये तो कितनी बड़े आश्चर्य की बात है। क्या सिद्धांत वो देता? कोई सिद्धांत तो नहीं है। थीसिसों की भरमार लगी हुई है, पहाड़ पहाड़ चिड़े हुए हैं, लेकिन उनमें तत्व क्या है, जीवन का तत्व क्या है, जीवन की नई बात क्या है? तो देखिए, बड़ी मुश्किल बातें हैं और बड़ी कठिनाइयां हैं। जिस जिस प्रणाली में हम आ चुके हैं, उस प्रणाली में बात आपकी सही है, और बात वही बात मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सर। और प्रश्न करिएगा। सर, मैं अपर्णा मिश्रा। जी जी सर, आपका पहले मैं बहुत आभार प्रकट करूंगी इतनी अच्छी क्लास का, कि हम लोगों में एकदम जोश भर जाता है और ऐसा लगता है कि अब कुछ करना चाहिए, और उसके लिए आपका आपका बहुत आपका बहुत धन्यवाद सर। नहीं, धन्यवाद क्या आपका है, आपका ही। नहीं सर, सर मेरा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने क्योंकि आज भारतेंदु का जिक्र किया, उनकी एक कहानी है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो वो तो वो किसी कहावत पर आधारित है कि उन्होंने ही उस कहावत को जन्म दिया? वैसे ये जो है एक ये गूंज कैसे आ रही है?
हाँ, ये जो है एक लोक कहानी है जी, वो लोक कहानी है ये। वो कहानी जो है वो ये है ना कि वो जो गुरु चेला जो थे वो एक नगर में वहां वो चले गए, वहां वो नगर में वो चले गए तो वहां जो है वो टके शेर भाजी और टके शेर खाजा, वो अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी। तो वहां जो है वो सोना भी टका शेर, और जो है बथुआ भी टका शेर, और जो गेहूं भी टका शेर, और चना भी टका शेर। तो चेले ने कहा गुरुजी मैं तो जो है यहाँ बड़े आनंद में, क्योंकि यहाँ माल मिठाई जो है टके में मिल जाती है। तो उन्होंने कहा देखो भाई ये ये जो है बात तुम्हारी ठीक नहीं है, ऐसे राज को छोड़ करके जा रहे हैं, ना टके शेर भाजी टके शेर खाजा, खाजा भी टका शेर, और तो ये तो बात ठीक नहीं है, ये हम जा रहे हैं, हम नहीं रोक पाएंगे भाई। लेकिन चेला को जो है वो दिखा कि ये सारी जो बढ़िया चीजें वो भी टका शेर मिल रही है, तो वो रह गया। अच्छा, तो वहां जो है वो किसी चोर ने जो है वो चोरी करी थी, एक एक जुलाहे की वो चोरी करी थी ना। तो उसमें जो है वो राजा ने उसको सजा सुनाई, वो हुआ तो राजा ने सजा सुनाई थी, तो उसको जो है सूली उस पर फांसी की सजा सुना दी, उसके लिए फांसी की सजा सुना दी। तो वो जो आदमी ले जाया गया, वो आदमी बहुत पतला दुबला था, उसकी गर्दन भी बड़ी पतली थी। तो वो जो फांसी देने वाला जो था उसने कहा कि देखो जी जो हमारा फंदा है वो कुछ चौड़ा है और इस आदमी की जो गर्दन है वो पतली है, तो इसको तो फांसी हम नहीं दे सकते हैं। बात राजा तक पहुंची, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई मोटी गर्दन वाला लिया। तो वो जो चेला था वहां वो घूम रहा था, वो बहुत मोटा ताजा था, उसकी गर्दन मोटी थी। तो उसने कहा भाई चलो भाई, तो मैंने क्या अपराध किया है? बोले अपराध अपराध की बात नहीं है, तेरी गर्दन हमारी फांसी के बंदे में ठीक आ जाती है, तो इसलिए तेरे लिए हम फांसी की सजा देते हैं। तो वो कहावत जो है वहां से निकल करके आई कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को याद कराने की। सर आपने ये जो घाघ बोला था ना, घाघ वो क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा। घाघ जो है वो एक सूक्तिकार था, और कहने वाले ये कहते हैं कि वो बादशाह अकबर के जमाने में था, है ना। और वो पूर्वी अवध, कुछ तो लोग कहते हैं कि वो अवध का ही रहने वाला था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अवध में उसकी ससुराल थी। तो ये हो सकता है उसकी ससुराल हो। अब ये जो प्रश्न है ये तो थोड़ा सा रिसर्च के काबिल है कि वो वहां ससुराल थी या उसका था वहां। उस समय घाघ था, और घाघ ने जो कहावतें लिखी हैं वो तो घाघ की कहावतें असल में वो एक पुस्तक भी है, वैसे बहुत से लोगों ने वो पुस्तक बना दी है। वो ज्यादा प्रामाणिक पुस्तक तो वो रामनेश त्रिपाठी की है, घाघ की कहावतें। और बाकी छोटी छोटी जो पुस्तकें हैं वो तो बाजारों में बिकती हैं, हर जगह पर बिकती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लोकप्रिय कवि है ये। एक तो बसो सड़क पे गांव, दूजे बड़ी बड़ी में नाम, तीजे परे गर्भ से हीन, गग्गा हमको विपदा तीन। अब इसने अपनी आत्मकथा एक तरीके से लिख दी है उसने, गग्गा ने, गग्गा हमको विपदा तीन। तो इस प्रकार से घाघ ने जो कहावतें दी हैं, तो अब उसने बादल के संबंध में लिखा है, शुक्र बारी बादरी रही शनिचर छाए, इस प्रकार से। तो उसने जो कहावतें लिखी हैं कृषि को, ज्यादातर तो कहावतें कृषि को, क्यों कृषक जीवन था, वो कृषक जीवन के आधार पर ही उसने कहानियां लिखी हैं। कृषक जीवन का संबंध तो बादल से भी, पानी से भी, धूप से भी है ना, और सारी बीजों से भी है, सारी पशु पक्षियों से भी है। तो उसने सारे इसको लेकर के जो उसने जो कहावतें लिखी हैं, घाघ की कहावतें। तो घाघ बड़ा प्रसिद्ध नाम है, घाघ, और लोकोक्तियों में उसका बड़ा नाम है। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद। और प्रश्न करिए जी। अच्छा, तो फिर मैं कुछ बात करूं फिर मैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब मैं चूंकि मेरा जो विषय है, जो आपसे मेरे लिए जो विषय दिया गया है वो है भारतीय विमर्श, लोक वार्ता संबंधी भारतीय विमर्श।
तो इसमें जो गुड कुछ इवनिंग नाम है, सर। हाँ हाँ, आप बताइए। सर एक क्वेश्चन था। सर आपने कहा कि जो लोक वार्ता है वो बोली पर निर्भर करती है, मतलब बोली परिवेश से लोक वार्ता का जन्म होता है। हाँ तो सर जैसे 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 हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कितनी सारी जो लोकल बोली हैं वो डिसअपियर होती जा रही हैं या उनका प्रिजर्वेशन नहीं है उस लेवल पे। जी, तो ऐसे केस में जो लोक वार्ता है उसके ऊपर किस तरह का इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब क्या वो होमोजेनिटी आ जाएगी उसके अंदर, या फिर किस तरीके से हम उसको समझेंगे, क्योंकि जो उसकी वैरायटी है वो इसलिए है कि हर जनपद की अलग बोली है और वहाँ एक अलग लोक वार्ता का जन्म होता है। तो जी, अगर ये बोलियां डिसअपियर हो जाएंगी जिस तरीके से होमोजेनिटी ऑफ लैंग्वेज है, अंग्रेजी का जो प्रभाव है या हिंदी का कह लो, तो उससे क्या लोक वार्ता के ऊपर असर होगा? ठीक बात है। बड़ी महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया है और बड़ा गहरा प्रश्न किया है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, ऐसा है कि मैंने जब आपसे ये निवेदन किया था कि हम लोक वार्ता में जो समष्टि प्रक्रिया है, उस समष्टि प्रक्रिया का के जो नियम है, हम उन नियमों का अध्ययन करना चाहते हैं, हम उन नियमों की पहचान करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो उनमें एक नियम यह भी है कि दो जन मिलते हैं तो जो सबल जन होता है, सबल जन की जो संस्कृति है, सबल जन की जो भाषा है, सबल जन का जो मनस्तत्व है, वो निर्बल जन के मनस्तत्व को प्रभावित करेगा, और उसके जो सांस्कृतिक तत्व हैं, वो उसके सांस्कृतिक तत्व आक्रांत संस्कृति के, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो छोटी छोटी बोलियां हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, क्योंकि लोग अपने जनपदों को छोड़ करके जा रहे हैं, अपनी जातियों को छोड़ करके जा रहे हैं, अपनी बुनियाद को छोड़ करके जा रहे हैं। तो ये तो प्राकृतिक नियम है, और जो लोकवार्ता का भी नियम है कि जिनके बोलने वाले जितनी अल्पसंख्या में होंगे, जितने निर्बल होंगे, जितने दूसरे लोगों पर आश्रित होंगे, तो अवश्य वे जो बोलियां हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी। जैसा आपने कहा है, ये बिल्कुल सच कहा है, बिल्कुल सच कहा है कि जो छोटी छोटी जो बोलियां हैं वो हो चुकी हैं, उनके बोलने वाले भी नहीं बचे हैं। अब इसका एक बहुत बड़ा सर्वे जो है वो मैंने भी पढ़ा था। अच्छा, लेकिन भारतवर्ष की बोलियों पर एक बड़ा काम बड़ौदा यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, उनका नाम इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, वो प्रोफेसर तो अंग्रेजी के हैं, लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गणेश देवी, है। डॉक्टर गणेश देवी, डॉक्टर गणेश देवी। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक बात, गणेश देवी, गणेश देवी, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने उन्होंने उन बोलियों पर काम किया, बिल्कुल ठीक बात है, आपने याद दिला दिया, बहुत अच्छा काम है। तो ऐसे है, तो अब ये तो कर रहे हैं, तो जो करने संग्रहालय बना करके किसी न किसी प्रकार से रख रहे हैं कि भाई ये जो चीजें हैं, ये चीजें सुरक्षित रही हमें, और मनुष्य को समझने के लिए, मनुष्य के अध्ययन करने के लिए हमारे पास, हम सुरक्षित रहें, उनको हम जान सकें। तो ये बात आपकी ठीक है कि बोलियां जो हैं वो धीरे धीरे लुप्त होंगी, है ना, और जो छोटी छोटी बोलियां होंगी वो लुप्त होंगी, और बोलियां भी बड़ी बोलियों में समा जाएंगी। छोटी छोटी बोलियों के जो भाषा तत्व हैं वो बड़ी बोलियों के भाषा तत्वों में समाहित हो जाएंगे। ये भी लोक वार्ता की प्रक्रिया है, और लोक विज्ञान हमको यह भी सिखाता है, यह भी हमारे लिए बताता है। तो आपकी बात 100% सही है ना। तो उसके लिए हम जो प्रयास कर सकें वो प्रयास जरूर करें, और हमको करने ही चाहिए, है ना। अब गणेश देवी का जो प्रयास है वो इसीलिए है। और प्रश्न थैंक यू करिएगा। सर। हाँ जी, सर एक प्रश्न और था। हाँ करिए करिए जरूर।
सर आपने कहा था कि जो लोक वार्ता है वो समंदर के पानी की तरह है, है जी? खारा। हाँ हाँ सर हाँ आपने हाँ हाँ तो सर वो हाँ। प्लीज पॉइंट आप रिपीट कीजिए कि वो कंपैरिजन आपने क्यों किया था। नहीं, वो मैंने ये इसलिए कहा था ना कि वो अनगढ़ है ना, अनगढ़ है। अब वो अनगढ़ किसको अच्छा लगता है ना, तो वो कुछ लोगों को सुंदर सुंदर पॉलिश्ड जो चीजें हैं वो अच्छी लगती हैं। उसकी तो अकृत्रिम है, सहज है। वो किसी ने उसकी वैसी उस तरीके से रचना करी नहीं, तो वो जैसा भी है उसमें अश्लीलता है। अब अश्लीलता है तो है ही। अब आपने गाली वाली बात भी आपने सुनी थी, मैंने उसका ही संक्षेप में उसका जवाब भी दे दिया है। तो और बहुत सी चीजें वो कच्चे माल की तरह से है, रफ मैटर है। अब हम ये देखते हैं कोई कहानी है, अब कोई कहानी है, उस कहानी को लोक कहानी में वो चल रही है। अभी आपने उदाहरण दे दिया ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो नाटक लिखा अंधेर नगरी वाला, तो अब वो है, और सामान्यतया जो ये कहानी चल रही है उसमें वो खूबसूरती नहीं है। तो जो सौंदर्य बोध जो है, जो एस्थेटिक सेंस जो है, वो जो कला साहित्य में हमको मिलेगा, जो अभिजन साहित्य में हमको मिलेगा, वो तत्व तो वहाँ लोक वार्ता में नहीं है। वो खूबसूरती तो नहीं मिलेगी, है ना। खूबसूरती नहीं है ऐसा नहीं कह रहा, खूबसूरती मिलेंगी। वो गीत, वो कहावतें बहुत सी ऐसी हैं जो ऐसे सुंदर है, ऐसी और ऐसी सुंदरता मिल रही है जैसी सुंदरता जो कला साहित्य में नहीं है, अभिजन साहित्य में, परिचित साहित्य में नहीं है ना। लेकिन आम तौर पर और खास तौर पर मैंने ये लोकोक्तियों के संदर्भ में ये बात कही, क्योंकि लोकोक्तियों के संदर्भ में अब बातें ऐसी ऐसी बातें हैं जिनको मैं यहाँ हालांकि मेरे पास लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने जो है वो आपके सामने प्रस्तुत नहीं की, क्योंकि मैं कैसे प्रस्तुत करूं, या मेरा मन जो है वो उसने वो स्वीकार नहीं किया। तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये खारा पानी है, रॉ मटेरियल है। थैंक यू सर। और एक दो प्रश्न या तो और आने तो मुझे और प्रसन्नता होगी। प्रश्नों से चर्चा जो है वो एक रूप लेती है, और मुझे भी सोचने के लिए आपके जितने प्रश्न है वो मेरे प्रश्न में अभी भी चल रहे हैं मेरे मन में। अभी भी मैं उन प्रश्नों से मुकाबला कर रहा हूँ, और तो इसलिए प्रश्नों से मुझे भी जो है वो प्रेरणा मिलती है और एक जोश मिलता है। तो ये अच्छी बात है। तो आप प्रश्न करिए, मैं आपके प्रश्नों का स्वागत कर रहा हूँ। और अधिक प्रश्नों के लिए अभी एक प्रश्न अभी उस पर आया था फेसबुक पर, मैं उसका जवाब लिखूंगा। उस सवाल का संबंध था पुरातत्व और मिथक का संबंध का। पुरातत्व और मिथक से संबंधित जो सवाल है वो उन्होंने मेरी फेसबुक पर आकर के किया है, तो मैं उसी प्रकार से उसका विस्तार से जवाब दे दूंगा। क्योंकि जो जो संग्रहालय हैं, जो आर्कियोलॉजी के म्यूजियम्स हैं, जो मूर्तियां हैं, जो जो वास्तुकला है, तो ये सारी जो चीजें हैं किसी न किसी मिथक पर आधारित हैं, किसी न किसी पुराकथा पर आधारित हैं। आप नेशनल म्यूजियम में आप चले जाइएगा, आप कितने आपको मिथक मिलेंगे। वो सारी जो कलाकृतियां हैं वो मिथक की अभिव्यक्ति तो कर रहे हैं। तो बिना मिथक शास्त्र के आप पुरातत्व विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। आप उन मूर्तियों के गणित को, मूर्तियों के व्याकरण को समझने के लिए आपको मिथक शास्त्र की, माइथोलॉजी की आपको शरण लेनी पड़ेगी, पुरा कथाओं की शरण लेनी पड़ेगी, और वो लोक वार्ता के साथ जुड़ी हुई चीज है। तो इसलिए ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण था और मुझे बहुत अच्छा लगा। सच्चाई बात यही है, सच्चाई है कि माइथोलॉजी जो है, जो मिथक शास्त्र है, वो मिथक शास्त्र को कितना कला का संभार है। और चित्रकला को आप देख लीजिएगा, चित्र कितने असंख्य चित्र हैं जो राम को, कृष्ण को, हनुमान को, विष्णु को, नरसिंह को, और दूसरे दूसरे जो इंद्र को लेकर के जो बनी हुई है। अब बिना उसके हम उसकी पहचान ही नहीं कर सकते। मिथक शास्त्र के बिना उसकी जो पहचान हुई है, अब जो है वो जगन्नाथ की प्रतिमा थी, एक ऐसी प्रतिमा मथुरा के म्यूजियम में भी थी। तो नीलकंठ पुरुषोत्तम जोशी एक बहुत बड़े आर्कोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि ये कौन है, तो कहने का सुभद्रा है, सुभद्रा है कृष्ण की बहन है। उनको जो है अब ये बात पच नहीं रही थी कि सुभद्रा जो है, जो अर्जुन को ब्याही जा चुकी थी, कि यहाँ कृष्ण बलराम के बीच में इस प्रकार से है।
तो उन्होंने जो है वो देव भागवत में एक प्रसंग देखा और उन्होंने बाद में एकानंशा नाम से एक बड़ा लेख लिखा और उन्होंने कहा एकानंशा वो कन्या जो नंद यशोदा की थी और जिसको वसुदेव जो है वो कंस के पास थे और कंस ने उसको पर पटक दिया था, वो एकानंशा पूजा हुई और वो एकानंशा की पूजा प्रचलित हुई वहां और वह एकानंशा नीलकंठ पुरुषोत्तम जोशी ने ये स्थापित किया कि ये जो बीच में है ये एकानंशा है और ये नंद कन्या। तो माने यह है कि ये विमर्श जो है जो पुरातत्वविदों के बीच में बातों अग्रवाल जी हैं, रमेश चंद्र शर्मा जी हैं, नीलकंठ पुरुषोत्तम जोशी हैं, कृष्णदत्त वाजपेयी जी हैं, इन सब लोगों ने माइथोलॉजी का सहारा लेकर के और पुरातत्व पर जो है वो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। वो ग्रंथ अंतरराष्ट्रीय ख्याति के हैं। मैं थोड़ा आर्ट पर लिखा है तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति बिना मृतक शास्त्र के हम कैसे जो है उसका विवेचन कर सकते हैं? चित्रों का विवेचन नहीं कर सकते बिना मृतक शास्त्र के। तो ये नीलकंठ पुरुषोत्तम जोशी। और प्रश्न करिएगा। अच्छा ठीक है, तो नए विषय के साथ कल फिर मिलेंगे। आप सभी के लिए धन्यवाद। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सभी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।